आर्मी में आप कैसे आए और उसके एक्सपीरियंसेस? मैं आज जो हूँ उसमें एक बड़ा रोल मेरी माँ का है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो हमारे राजपूतों में एक कल्चर है, जब लड़के 15-16 साल के होते हैं उनकी शादी कर दी जाती है और अच्छा। उनको खेत पे भेज दिया जाता है, बेटा ये ट्रैक्टर रहा, आप खेती करो। बट सी स्टूड, मेरे लिए लड़ी वो, मेरे दादाजी से, मेरे पिताजी से, तो उसकी वजह से आज जो हूँ मैं वो हूँ। जब आपने आर्मी ज्वाइन करी तो उस समय मैंने तो ऐसा सुना है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है एंड इट इज़ वेरी 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 टफ। हमारा एक टेस्ट होता है, बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, BPET, और वो एक ऐसा टेस्ट है जिसमें मैंने लोगों को मेरी आंखों के सामने मरते देखा। आज मेरे साथ हैं शेखर सिंह जी। हाउ ही टर्न फ्रॉम अ आर्मी मैन टू अ बैंकर, इस बीच का पूरा ट्रांजिशन और अब वो क्या कर रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं, इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। फंड रेजिंग का फंडा थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करके समझाइए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली फंड रेजिंग। वन इज इक्विटी, जिसमें आप अपनी कंपनी की ओनरशिप सेल करते हो, एंड सेकंड इज डेट। अब ये कैसे पता चलेगा बिजनेस इन्वेस्टेबल है या नहीं है? हिंदुस्तान में ज्यादातर जो लोग स्टार्टअप चला रहे हैं वो प्रोप्राइटरशिप फर्में खोल के बैठे हुए हैं। एक तो वो लीगली इन्वेस्टेबल नहीं है क्योंकि वो 1% कंपनी होती है। बीइंग अ इन्वेस्टर या बीइंग अ फाइनेंसर, हमारी लैंग्वेज में उसको बोला जाता है कि यार ये आदमी कभी भी भाग जाएगा, क्योंकि इसका लीगल स्ट्रक्चर इतना वीक है कि इसको बंद करने के लिए कोई बहुत फॉर्मेलिटी करनी नहीं है, तो ये शटर डाउन करेगा और सुबह गुम। शेखर जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी की। सो हम्म। आर्मी में आप कैसे आए और उसके एक्सपीरियंसेस? सो लेट मी बिगिन फ्रॉम द स्टार्ट, है ना, हम शुरू से शुरू करते हैं। हाँ। तो मैं जी। पला बड़ा एक छोटे से शहर में हूँ, बेसिकली एक गांव से बिलोंग करता हूँ। MP में एक जगह है जिस जिले का नाम है विदिशा, उसमें एक तहसील आती है सिरौंज, और सिरौंज के पास एक छोटा सा गांव है कंसी। तो वहाँ मेरे पिताजी के पास खेती है, किसान परिवार से आता हूँ। तो बचपन में जब छोटा था तो अराउंड 6-7 ईयर्स ओल्ड था तब मैं। तो माता जी हमारी गांव में रहती थी, गांव में पिताजी रहते थे। तो पढ़ने के लिए उन्होंने मुझे मेरे मामा जी के पास छोड़ दिया, जो कि मेरे होम टाउन सिरौंज में। अब मेरे मामा जी के पास जब मैं आया तो अराउंड आई वाज अ 6 ईयर ओल्ड किड, है ना। 6-7 साल के बच्चे में कितनी समझ होती है आप समझ सकते हो। और स्पेशली मैं थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हूँ, तो माँ से दूर होना उस बच्चे को उस उम्र में थोड़ा सा टेरेबल होता है। घर आया, और घर आने के बाद मेरे मामा जी के घर पे, चूंकि हम लोग राजपूत परिवार से हैं, है ना, तो राजपूतों में एक कल्चर होता है, कल्चर ही होता है नॉनवेज खाने वाला कल्चर। और मज़ेदार बात यह है कि उससे पहले कभी मैंने नॉनवेज टच भी नहीं किया था। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कॉन्टेक्स्ट कितना चेंज हो गया, एक 6 साल के बच्चे के लिए कितना चेंज है, क्योंकि जी। वहाँ मेरे पास सब लोग एक पूरी। अचानक से कुछ, हाँ। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज इन माई लाइफ, पहली बार मुझे समझ में आया कि मुझे वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो मुझे पसंद नहीं है। ओके, बट मैंने उसको पॉजिटिवली लिया, नेगेटिवली नहीं लिया। आई स्टार्टेड ईटिंग, बट उस जर्नी के बाद मेरी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुए, क्योंकि हम राजपूतों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अच्छी नहीं हैं शायद, है ना, जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। अच्छी चीज़ों में जैसे है कि हम लोग बहुत करेजियस होते हैं, हम लोग कोई भी काम आप दो, वी ऑलवेज इन, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत ही आपके ट्रस्टेबल लोग होते हैं। वहीं बुरी बात की बात करूँ तो बचपन से हमारी एक आइडेंटिटी होती है। गाँव में कहावत चलती है कि ठाकुर के 2 ठिकाने, एक थाना और दूसरा ठेका। तो अब ये है कि आप समझ लीजिए बच्चे के ऊपर बचपन से एक टैगिंग कर दी जाती है। अगर आप एक राजपूत हो तो आपको शराब पीना है और लड़ाई झगड़ा करना, यू आर नॉर्मल फॉर यू। नाउ दैट टैगिंग समटाइम्स बिकम अ स्टिग्मा, लोगों के लिए समस्या बन जाती है, जो हमारे लिए भी है काफ़ी हद तक। और मैं बचपन में काफ़ी जूझा उस चीज़ से। जैसे-जैसे बड़ा होता गया, जब मैं स्कूल में गया तो मैंने आपको बताया मैं बहुत इमोशनल था। मैं ऐसा जी। बच्चा हुआ करता था कि क्लास की लास्ट बेंच पे चुपचाप बैठा रहने वाला। वहाँ से 12th करी, 12th के बाद फिर देखो ऑप्शन नहीं होते छोटे शहरों में करियर के बहुत ज़्यादा। तो मेरी मामी के बड़े भैया आर्मी में थे। तो अच्छा। दैट गाय बिकेम अ इंस्पिरेशन फॉर मी, यू कैन से, क्योंकि वो किस्से सुनाती रहती थी कि ऐसा है वैसा है। सो बच्चों के लिए क्या होते हैं, स्टोरीज बिकम कि यार अपन को बनना है तो ऐसा बनना है। और उसी समय क्या बॉर्डर रिलीज हुई थी, तो मैंने ये पहली बार देखा कि पूरा शहर, हम लोग उससे पहले कभी पिक्चर हॉल नहीं गए थे। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2005 की आसपास की। तो उस ओह! समय मैं पिक्चर हॉल ही नहीं गया था। तो मैं फर्स्ट टाइम पिक्चर देखने विद फैमिली बॉर्डर देखने गया था। नाउ एक तो मामी का वो रेफरेंस, दूसरा वो पिक्चर को लेके लोगों का क्रेज, इट बिल्ट अप।
इन माय माइंड कि यार करना है तो अपन को यही करना है। एंड आफ्टर 12th आई जॉइन द आर्मी, और उसके बाद फिर 7 साल सर्विस की। 7 साल सर्विस करने के बाद वीआरएस लिया, वीआरएस लेने के बाद बाहर आया। अब वो एक लंबी कहानी है कि इस बीच में क्या क्या हुआ, कि हाउ आई बिकेम अ बैंकर, वो लोग हम आगे डिस्कस करेंगे। जी। सो शेखर जी, आई एम क्यूरियस, आर्मी का आपका जो जब आपने आर्मी जॉइन करी, तो उस समय क्या एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने तो ऐसा सुना है कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है एंड इट इज़ वेरी, वेरी, वेरी टफ, राइट? द ट्रेनिंग डेज़, हाउ दे प्रिपेयर यू। सो लुक वन थिंग, आपको एक चीजें समझनी पड़ेगी। आर्मी टफ नहीं होती। आर्मी एक्चुअली यूज करती है आपकी बॉडी को आपके माइंड को ट्रेन करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हमारा एक टेस्ट होता है, बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, बीपीईटी उसको बोला जाता है, एंड यू हैव टू पास। हर 3 महीने में एक बार वो होता है, और वो एक ऐसा टेस्ट है जिसमें मैंने लोगों को मेरी आंखों के सामने मरते देखा है। यस, नॉट वन, सीरियसली? यस, मोर देन 5 पीपल डाइड इन फ्रंट ऑफ मी। 5 लोग मरे हैं मेरे ओह! टेस्ट में। सो आप समझ सकते हो कि वो कितना टफ टेस्ट होता है। जी। ओके, और आर्मी उसको हर क्वार्टर में एक बार कंडक्ट करती है। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज व्हाट हैपेंस कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए है, या आर्मी फिजिकली आपको एग्जॉस्ट करती है। नो, इट इज ऑल अबाउट योर मेंटल टफनेस। वो आपकी बॉडी को यूज करते हैं आपको मेंटली ट्रेन करने के लिए। बिकॉज याद रखिए, दुनिया के जो सबसे बेस्ट सोल्जर्स होते हैं, जो बेस्ट आप कह लो एलीट सोल्जर्स हैं, वो आपको बहुत मस्कुलर नहीं मिलेंगे, वो केवल फिल्मों में मिलते हैं। रियल आप कमांडोज से या रियल हीरो से आप मिलोगे ना, वो आपके जैसे साधारण हार्ड मार्स के इंसान है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी मेंटल टफनेस आपसे बहुत ज्यादा है। दैट इज सो द दे आर मेंटली वेरी स्ट्रांग। वेरी वेरी स्ट्रांग। बिकॉज आप कमांडो से मिलोगे, अभी लोग यहाँ मूवीज में देखते हैं ज्यादातर, और खासकर यूएस आर्मी में क्या है, बल्ज का एक ट्रेंड है, वो लोग बल्जी बॉडी बनाते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार सोल्जर बनना या एक एलीट सोल्जर बनने का मतलब होता है मस्कुलर बॉडी बनना। बट आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, और मैं पर्सनली बहुत लोगों से मिला हूँ, आप जितने एलीट सोल्जर से मिलोगे ना, दे आर रेगुलर गाइस लाइक यू। सिर्फ एक डिफरेंस है, वो जब उनका शरीर जवाब दे जाता है, जब उनकी पूरी इच्छा शक्ति जवाब दे जाती है, उसके बाद भी वो काम करते हैं। वाओ! दैट इज द ओनली डिफरेंस जो आपसे उनको अलग बनाता है। और आर्मी उनको ट्रेनिंग देती है ये करने के लिए, और यूज करती है उनकी बॉडी को एज अ टूल टू डेवलप देयर माइंड। अमेजिंग, अमेजिंग। एंड शेखर जी, कुछ अपने आपके पोस्टिंग के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के साथ। बहुत किस सारे तरह का आपका experience हैं। एक्सपीरियंस था? देखिए क्या होता है कि आर्मी में जब मैंने फर्स्ट ज्वाइन किया है ना, तो मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर था जबलपुर था। जी। सुनाओ, ज्वाइनिंग की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कैसे चला। जब मैं आर्मी ज्वाइन करने जा रहा था, तो व्हाट हैपेंड कि मेरी मामा की जो लड़की है ना, हमारी बड़ी बहन है श्वेता, श्वेता तोमर, तो वो इंदौर में पढ़ती थी। अब विदिशा से, सॉरी सिरोन से उनको इंदौर छोड़ने आने जाने का काम मेरा था। तो उस समय ऐसे ही होता था कि लड़कियां अकेली नहीं ट्रेवल करेंगी, देयर विज समवन मेल मेंबर विल ट्रेवल विथ हिम। तो मैं जाता था। नाउ अगर आप भोपाल कभी गए हैं, तो भोपाल में 2 बस स्टैंड है। एक बस स्टैंड है जो इंदौर जाता है, या दूसरा बस स्टैंड है जो सिरोंज जाता है। इन दोनों के बीच में अराउंड अच्छा। 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जी। 4 या 5 किलोमीटर का होगा। तो व्हाट हैपेंड कि उस समय मुझे 200 रुपये मिलते थे इस सारे ट्रेवल को करने के लिए, सिरोंज से इंदौर, इंदौर टू वापसी। तो पैसे होते नहीं थे ज्यादा, तो मैं सोचता था यार पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं, ये 4-5 किलोमीटर अपन पैदल चलते हैं। तो वो ज्यादा नहीं, 10-15 रुपए बच जाते थे। तो वो बचाने के लिए मैं पैदल आता था। नाउ व्हाट हैपेंड कि 2007 की बात है ये, गर्मियों की, बरसात की बात है, जून के आसपास की, क्योंकि जून के बाद एडमिशन छुट्टियां खत्म होती हैं, तो मैं उनको छोड़ने आया था, मैं वापस आ रहा था। तो रास्ते में एआरओ है, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस। तो एआरओ पे एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था, स्लेट लगी हुई थी, जिससे पेंसिल से नहीं, चौक से कुछ लिखा हुआ था। आई रेड इट, पढ़ा मैंने। तो उस पे कुछ रिक्रूटमेंट वगैरह लिखा हुआ था। तो मैं डायरेक्ट नहीं गया पढ़ने, मैं उस बोर्ड ऑफिस के सामने से गुजरा, अराउंड 2 किलोमीटर आगे गया। मुझे लगा यार उस पे कुछ लिखा हुआ है, सो आई केम बैक, वापस आया, उस बोर्ड पे पढ़ा मैंने, पढ़ा, और फिर मैं वापस 2 किलोमीटर गया, और फिर पैदल अपनी बस पकड़ के घर चला गया।
ना जिस डेट की रिक्रूटमेंट लिखी हुई थी, मज़ेदार बात ये थी कि मेरे शहर में और भी बच्चे थे जो जाना चाहते थे, जो मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट थे, तैयारी अच्छी कर रहे थे। जब मैंने उनको ये बात बताई तो उनमें से कोई भी सिंगल आदमी मानने को ही तैयार नहीं था ऐसा कोई रिक्रूटमेंट है। उन सब ने साफ मना कर दिया। मतलब जो इस मामले में प्रो थे, मुझसे सीनियर थे, मुझसे जी। ज़्यादा नॉलेज हाँ, रखते थे, हाँ, मुझे अपडेट हाँ। देते थे, उनमें से सबने मना कर दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं। बट मैं तो पढ़ के आया था। सो व्हाट आई डिड, तो जो अभी राइट नाउ मेरी वाइफ है, उसका एक कज़िन ब्रदर है, उसके मामा का, उसकी बुआ जी का लड़का, तो वो मेरे स्कूल में सीनियर था। उसका घर बस स्टैंड के पास था। नाउ ही वाज़ आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द, उसको भी जाना था फोर्सेस में। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, जाना तो है ही तो इसके घर होते हुए चलते हैं। सो मैं निकला, पहले उसके घर गया, फिर वहाँ से बस स्टैंड गया। जब मैं उसके घर गया तो उसके घर पे जाके बोला तो उसने बोला पापा ऐसा कोई रिक्रूटमेंट है नहीं, ये ऐसे ही जा रहा है, परेशान होगा। ना नॉर्मली हिज फादर रजिस्ट हिम, उसके सारे डिसीजंस के अपोजिट ही रहते हैं वो। बट दैट डे उनके पिताजी ने उनको बोला एक काम कर, घूम आ, जा इसके साथ घूम आ। अब यह कैच क्या है, जो आदमी जाने वाला नहीं था वो ज्वाइन किया मुझे। एंड आप मानेंगे उस दिन जहाँ हम जा रहे थे, उस जगह का बस मुझे नाम पता था, कैसे जाते हैं नहीं पता था, कौन से व्हीकल से जाते हैं नहीं पता था, और उससे पहले मैं कभी ट्रेन में भी नहीं बैठा था। बस मुझे इतना पता था कि मेरे शहर से 40 किलोमीटर दूर एक स्टेशन है, जहाँ से हमको ट्रेन पकड़ना है, वो हमको झांसी ले जाएगी, झांसी से आगे का पता चलेगा कि क्या करना है। सो और आप वो ट्रेन में चढ़ गए? चढ़ गए, विदाउट टिकट चढ़ गए और सो हम दोनों पहुंचे झांसी, सर्दी का मौसम था, शायद सितंबर या अक्टूबर की बात रही होगी। अच्छी सर्दी रहती है वहाँ, कड़ाकेदार सर्दी जी। में हम फिर बाहर निकले रेलवे स्टेशन के पास। अब हमको जो जगह जाना था उसका नाम था नौगांव। नौगांव जाने के लिए हमको ओह! बताया गया कि आपको पहले एक और दूसरी जगह है मोरानीपुर, वहां जाना पड़ेगा, फिर वहां से नौगांव जाओगे आप। तो मोरानीपुर कैसे जाएंगे, तो झांसी रेलवे स्टेशन के बाहर सब्जियां बिकती हैं, सब्जियों का मार्केट लगता है अर्ली मॉर्निंग, जो होलसेल में सब्जियां बिकती हैं। तो एक हमने पता करना शुरू किया तो बोला कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, सुबह जाएगी जो सबसे पहली बस है वो 8-9 बजे। बट हमको तो जल्दी जाना था क्योंकि हमारा रिक्रूटमेंट सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होना था। तो हमने क्या किया, एक सब्जी वाला था, वो ऑटो में सब्जियां भर के ले जा रहा था, उससे बात करी। उसने बोला ठीक है भैया मैं ले चलूंगा, बट तुम बैठोगे कहाँ ये बताओ क्योंकि ऑटो में तो पूरी सब्जियां भरी हुई हैं सब्जियाँ अंदर। भरी हुई है, हाँ। तो ऑटो में अगर आपने देखा हो तो जो ड्राइवर बैठता है उसके साथ में एक पटला लगा रहता है इस तरह का, जी, तो वो जी, पटला हाँ, लगा था। तो उसने बोला आप दोनों इस पे बैठ सकते हो तो बैठ जाओ। अब आप सोचिए, अगर आप कभी नॉर्थ इंडिया आए हैं तो नॉर्थ इंडिया में कैसी सर्दी पड़ती है, और सुबह हाँ। के 3-4 बजे कोहरा अच्छा, और हम दोनों, एक उस तरफ बैठा है एक इस तरफ बैठा है, हमने ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर डायरेक्ट हवा खाई और फिर हम लोग ओह! मोरानीपुर से फिर हम नौगांव गए। नौगांव में जाके एक अमेजिंग स्टोरी उसमें ये भी है कि जब हम नौगांव पहुंचे तो हमें ये पता चला हम पूरी डिस्ट्रिक्ट से मात्र 2 लड़के आए, पूरी अच्छा, डिस्ट्रिक्ट से नौगाँव आए ही नहीं। पहुँचने तक आपकी हालत भी थी क्या वो अपीयर होने की? क्योंकि आप 30-40 किलोमीटर ठंडी हवा में और बाकी सारा कुछ झेलते हुए वहाँ पहुँचे। देखो ऑनेस्टली बोलूं, हालत तो थी नहीं, बट मैं एक चीज जी। समझता हूँ, व्हेन यू हैव ड्रीम्स ना, जब आप किसी हुँ। चीज को शिद्दत से चाहते हो ना तो फिर आपको तकलीफें नहीं दिखाई देती। एक बहुत अच्छी एग्जांपल मेरे को, मैंने अपनी आर्मी की ट्रेनिंग में सीखा था। अगर आप अपना हाथ ऐसे अपने सामने रखोगे तो क्लोजली अगर आप देखोगे तो उंगलियां दिखेंगी, और उस पार देखोगे तो उंगलियां नहीं दिखेंगी। हुँ। आपके तो ड्रीम्स, आपके गोल्स अगर स्ट्रांग है ना, तो सारे चैलेंजेस मिला के भी वीक पड़ जाते हैं उनके आगे। डिपेंड करता है आप फ़ोकस कहाँ कर रहे हो। फोकस कहाँ कर रहे हैं, सब कुछ उस पर निर्भर है। जी, जी। सो फिर आगे क्या हुआ? आगे कुछ नहीं, हम दोनों पहुंचे वहां, एक सूबेदार मेजर बैठे हुए थे बाहर गेट के ऊपर। तो उन्होंने हमें एक टॉन्ट मारा कि तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में या तुम्हारे मध्य प्रदेश में देश को लेके कोई प्रेम ही नहीं है, लोग आते ही नहीं है। हम लोग यहाँ रिक्रूटमेंट करने बैठे हुए हैं, रिक्रूटमेंट करने लोग ज्यादा आए हुए हैं और जिनको होना है वो कम आए हैं। कम एक्चुअली आए हैं। दैट वाज देयर, मतलब समझ लीजिए रिक्रूटमेंट करने वाले होंगे 50-60 लोग, और जो जिनका रिक्रूटमेंट होना था वो मुश्किल से 25-30 लोग। सो दैट वाज द सिनेरियो, बट वी गॉट सिलेक्टेड क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे टेस्ट पास किए। और
दैट इज़ अनदर, मतलब उसकी स्टोरी है कि वहाँ तो ऑलमोस्ट जो ग्राउंड था, उसकी लंबाई चौड़ाई देख के एक बार तो मैंने सोचा था आज तो हमारी जान निकल जाएगी भाई, ये ग्राउंड तो हम कवर नहीं कर सकते। बट समहाउ वी डिड इट, और आर्मी ज्वाइन की, जबलपुर पहुँचे। जबलपुर में हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, और अमेजिंग एक ट्रेनिंग का किस्सा आपको बताता हूँ। जी। आर्मी में अक्सर क्या होता है कि अ, आप कोई भी गलती करते हो ना तो बहुत तगड़े पनिशमेंट मिलते हैं, सुना है ना? हाँ, हाँ, ये तो फ़िल्मों में भी देखा है कि वो साइकिल हाँ, उठा के दौड़ रहे हैं या फिर कहीं आप ट्रेंचेस में जा रहे हैं, इस टाइप की देखिए, ये पनिशमेंट। सब तो वो है जो ईज़ी पनिशमेंट्स हैं, अच्छा, लेवल ये ऊपर, ईज़ी है। ये ईज़ी है। ओके। अब टफ पनिशमेंट कैसे, मैं आपको उसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो एक बार क्या हुआ हमारे स्क्वाड में, स्क्वाड मतलब 30 लड़कों का एक स्क्वाड था। उसमें अच्छा। से किसी ने कोई थोड़ी मस्ती कर रहे थे, तो जा रहे थे, तो वहाँ से किसी की वाइफ़ आ रही थी, तो जनरली आर्मी में ऐसा होता है कि जय हिंद, जैसे अगर कोई सीनियर आ रहा है, राइट से आ रहा है तो सीधे देख और जय हिंद करना रहता है। तो किसी ने मस्ती छानी हो तो वो महिला जा रही थी और ऐसा करके बोल दिया जय हिंद। उसने जाके अपने हस्बैंड को बता दिया घर पे, ही वाज़ अ इंस्ट्रक्टर। और मज़ेदार बात थी कि वो हमारे ही स्क्वाड में और हमारी कंपनी में इंस्ट्रक्टर थे। तो उन्होंने बस ये पूछा कि वहाँ यहाँ रिबन लगे रहते हैं शोल्डर पे, किस कलर का रिबन था? हाँ। तो उन्होंने बोल दिया ब्लू कलर का रिबन था। तो वो समझ गए कि हाँ, कौन था। आ गए वो, रात को खाना-वाना हुआ, उसके बाद रोल कॉल होता, रोल कॉल में आके खड़ा कर लिया। उन्होंने बोला चार्ली 09 साइड में हो जाए ज़रा। अब चार्ली 09 साइड में हो गया, माय स्क्वाड। हाँ। हमें हवा भी नहीं है किस लिए साइड में हुए हैं। उनका नाम था पवन, पवन कुमार। तो पवन सर आए, और पवन सर ने आके, हाँ भाई, तो आप लोग बहुत अच्छा जय हिंद विश करते हो, मुझे आज पता चला है। अब किसी को लगा कि यार दिन में 100 लोगों को जय हिंद किया है, हो सकता है किसी ने तारीफ करी हो। फौज में जनरली ऐसा होता कम है, बट फिर भी बड़ी वो अनसर्टेनिटी थी कि कुछ तो होने वाला है, कुछ क्योंकि तो होने पवन वाला, हाँ। की इमेज ऐसी थी। तो भैया पवन जी ने बोला, अब आप एक काम करो, अपने जो संदूक होते हैं जिसमें तुम्हें सामान मिला है, वो सब लेके बाहर आ जाओ। ठीक है भैया, सामान लेके बाहर आ गए। तो आर्मी में बहुत तरह की ड्रेसेस होती हैं, पीटी की अलग है, उसके बाद वेपन्स ट्रेनिंग की अलग है, ड्रिल की अलग है, उसके बाद फिर सेरेमोनियल अलग है, सिविल अलग है, मतलब इस तरह की 8-10 ड्रेसेस होती हैं, और हर ड्रेस की ऑलमोस्ट 2-2 3-3 पेयर्स होते हैं। यस, हाँ, ओके। उन्होंने क्या किया, एक लड़के को ऊपर भेज दिया, हमारी जो लिविंग एरिया था वो 3 मंजिल का था, ऊपर भेज दिया और एक बॉटल का ढक्कन दे दिया। बोला अब आपको क्या करना है, वहाँ जो ऊपर बैठा है लड़का, वो ढक्कन गिराया करेगा, ये कपड़े निकाल लो सब बाहर, ऐसे लेआउट कर लो। वो ढक्कन गिराएगा, आपने एक ड्रेस चेंज करनी है, ऊपर जाना है, ये ढक्कन, मतलब सब ऊपर पहुँच गए पहले, कहाँ छत पे खड़े हुए हैं। ये ओके। ढक्कन नीचे जाएगा, ढक्कन लेना है, कपड़े चेंज करना है और ढक्कन लेके ऊपर आ जाना है। जिसके हाथ में ढक्कन होगा और ड्रेस चेंज होगी वो जाके सो जाएगा। भाई साहब, उस रात हम लोगों ने, आप मानिए, सुबह अराउंड 4 बजे तक कंटिन्यू ड्रेस चेंज करी, कोई नहीं सो पाया, एक नॉट अ सिंगल गाय। और ओह! ये हो गई एक पनिशमेंट। फिर दूसरी पनिशमेंट स्टार्ट हुई, ये चली हमारी 2 बजे तक। एंड आफ्टर 2 o'clock व्हाट ही डिड, उसने बोला कि आप लोगों को, मुझे ऐसा सुनने में आया कि आप लोग लेट हो जाते हो। हमने कहा कैसे? तो आर्मी में क्या है, एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड की जनरली डिस्टेंस होती है 1 से 2 किलोमीटर की। अब उस 1 से 2 किलोमीटर में आपको इधर से उधर जाना है, और इसके लिए आपको 5 मिनट मिलते हैं। इसमें आपको कपड़े चेंज करने हैं, इसमें आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है और रिपोर्टिंग करनी है। 3 काम करने हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में? 5 मिनट में। हाउ इज़ दैट ह्यूमनली पॉसिबल? दैट्स आर क्वेश्चन। यही क्वेश्चन हमारा था कि ह्यूमनली तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हमने ये ऑब्जेक्शन रखा था असल में। तो पवन जी ने बोला कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को फौज में कैसे कपड़े चेंज करते हैं। तो बोला सबसे पहला स्टेप, कपड़े चेंज कितने करने में कितना टाइम लगता है? बोला सर 5 मिनट तो कपड़े चेंज करने में ही लग जाते हैं, पहुंचेंगे कैसे? एग्ज़ैक्टली, ज़्यादा ही लगेगा। ज्यादा ही लगेगा। उन्होंने ऐसा टाइमर लगाया, एंड टाइमर लगा के बोला आज तुमको हर 30 सेकंड में एक ड्रेस चेंज करनी है। 30 सेकंड, जो 30 सेकंड में कर लेगा वो जाके सो जाना। तो 2 बजे से ओह भाई! 4 बजे तक हमारा ड्रेस रिहर्सल चला। तो इट और वाज सो 30 फनी। सेकंड में कोई कर पाया या नहीं कर पाया?
कोई नहीं कर कोई नहीं पाया। कर पाया, बट वन थिंग चेंज्ड। एक जो चेंज हो गया वो ये हो गया कि जो काम करने में पहले हमको 5 मिनट लगते थे, अब वो 1 मिनट में हो जाता था। ओके, ओके। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, वहाँ भी मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी जो शायद अब काम आती है तब नहीं। हम हमारे माइंड में लिमिटेशंस रखते हैं। हुँ, आर्मी से जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ सीखी कि हमारे माइंड में लिमिटेशंस होती हैं, दुनिया में लिमिटेशंस नहीं होती। दुनिया में सब कुछ ओके, पॉसिबल है, जो आज 1 घंटे में हो रहा है ना, वो 1 सेकंड में भी किया जा सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ कि आप वहाँ तक जाने के लिए कितने सीरियस हो। राइट। सो दैट्स इट। और भी ऐसे किस्से तो बहुत सारे हैं, बट ये 2 किस्से ऐसे जो ट्रेनिंग के मुझे बड़े मेरे इंटरेस्टिंग किस्से हैं, और होने को तो बहुत सारे हैं जो मैं यहाँ नहीं सुना सकता। जी। ऐसे-ऐसे किस्से हैं कि आदमी की जान ही निकल जाए बस। अच्छा, शेखर जी, आफ्टर ट्रेनिंग आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पे हुई? अम्बाला। अम्बाला में। तो ऐसा ड्यूरिंग द पोस्टिंग आपके कोई ऐसे ऐसे किस्से हैं, ऐसा कोई किस्सा है जो आपको आज भी याद रह जाता हो? मतलब एक कोई एक चीज़ ऐसी होती है ना जो लाइफ टाइम याद रहती है? यस। सो मेरे फर्स्ट यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल वीजीएस वर्च सरदार जी, ठीक है? जी, सरदार, ऊपर से फौजी सरदार, ऊपर से कमांडिंग ऑफिसर, यानी करेला वो भी नींद चढ़ा। मतलब ही इज़ अ हार्डकोर डिसिप्लिन्ड मैन। और जो मैंने बीपीटी की आपसे बात की, तो वो ऐसे उनका रूल ये था, वो क्या करते थे कि रस्सी के ऊपर जो वर्टिकल रोप होती है, उसमें ऊपर लीव सर्टिफिकेट लटका देते थे सबका, कि जिसको छुट्टी जाना है, वो ऊपर लटका हुआ है, वहाँ जाओ, वहाँ से लीव सर्टिफिकेट उतारो और छुट्टी चले जाओ। अगर तुम अनफिट हो, तो तुम छुट्टी नहीं जाओगे। सिंपल ओके। फंडा। He's a that kind of guy. माय गॉड! आई एम जस्ट इमेजिनिंग, अरे नहीं, मैं नहीं जाता हूँ, रहने दो, छुट्टी क्यों चाहिए, यहीं रह लेता हूँ। सो नहीं, बट द थिंग इज दैट आर्मी वाले के लिए छुट्टी मतलब समझ लो स्वर्ग के समान है। आर्मी वाले को छुट्टी दे दो समय से, उसको और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। इतना इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। सो सरदार जी ने क्या किया, फर्स्ट आए तो यूनिट का फिजिकल टेस्ट रखा उन्होंने आते ही पोस्टिंग, कि चलो सबकी फिजिकल फिटनेस देखते हैं। तो टेस्ट हुआ, टेस्ट में क्या हुआ, हम भी फेल हो गए। बहुत सारे लोगों में हम भी थे जो फेल हो गए। ओके। नाउ बिफोर दैट अगर फेल होते थे तो जनरली अगले क्वार्टर में आपको टाइम मिलता था, आपको पास करना है। सरदार जी ने बोला नो 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 नो, ऐसा नहीं चलेगा। खाना खा लो दोपहर को, यानी लंच होता था 12 बजे, 12 बजे खाना खा लो, खाना खा के 1 बजे सब ग्राउंड में आ जाओ जो जितने फेल हुए हैं। सब क्या आ जाओ ग्राउंड में आ जाओ, पूरा बैटल गियर पहन के। वो भी और उस खाना खाने के तुरंत बाद, राइट? तुरंत बाद, हाँ। और उसके बाद फिर वो रनिंग कराते थे। रनिंग भी कैसी, ओह माय! उन्होंने 2 इंस्ट्रक्टर नियुक्त कर रखे थे, जो हमको 5 किलोमीटर रनिंग करा के लाएँगे, सारे ऑब्स्टिकल कराएँगे। यू नो व्हाट हैपेंड? जो बीपीटी 3 महीने बाद होनी थी, हम सबने ऐसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, सर, आप एक काम करो, इसी हफ्ते कर लो, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो अगले 3 महीने तो हम ज़िंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हम बचेंगे ही नहीं। बचेंगे ही नहीं। बट अमेजिंगली अगेन, बड़ी सरप्राइजिंगली हमारी यूनिट में उस समय जो स्टैंडर्ड था फिटनेस का, अगर मान लो 70 था, वो अचानक से रोज कर गया, सीधा वो 97 98 पहुंच गया। सो दैट वाज अगेन अ लर्निंग फॉर मी कि सेना में क्या होता है, जैसा कि बोलते हैं जैसी राजा वैसी प्रजा। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चैलेंज है, तो सबसे पहले अपने आप को चेक करो। जो मैंने उनसे सीखा, ही वाज अ वेरी हेल्दी मैन एंड फिजिकली हुँ, फिट अप टू मार्क। उनकी उम्र उस समय मेरे हिसाब से 35 से 40 साल रही होगी, जब मैं 21 साल का था। और अच्छा। वो बोलते थे कि तुम सब मेरे साथ दौड़ लो, मुझसे पीछे कोई नहीं रहना चाहिए। सो ही वाज़ अ लीडर बाय एग्ज़ाम्पल। ऐसा नहीं था कि या वो आपके ऊपर थोप रहे हैं। वो खुद आपके साथ टेस्ट देते थे और उस टेस्ट में वो अव्वल आते थे। उस उम्र में, जिस उम्र में जनरली लोग रिलैक्स करते हैं। और उस पोजीशन पे जहाँ वो रिलैक्स कर सकते थे। मतलब कमांडिंग ऑफिसर मतलब होता है राजा। जैसे डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होता है ना, जी, वैसा यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर होता है। ओके। बट आर्मी में और बाहर के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में एक यही बड़ा अंतर है कि आर्मी में जो होते हैं हमारे लीडर्स, वो लीड बाय एग्जाम्पल करते हैं। वो आपको कुछ भी करने का बोलेंगे, वो करके बताएंगे, या वो सक्षम है कि वो कर सकते हैं। तभी अदरवाइज, आपको बोलेंगे। हाँ, तभी वो आपको बोलते हैं। सिविल में ऐसा नहीं चलता। यहाँ बाहर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में तो आपको आदेश दे दिया जाता, भले वो व्यक्ति वो खुद कर सकता है या नहीं कर सकता। जी, जी।
ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसी बात पे शेखर जी एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट एंड टुवर्ड्स द अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, राइट? एक सोल्जर और एक सिविलियन में क्या डिफरेंस? सबसे बड़ा डिफरेंस है सर, सोल्जर को सबसे पहली एक चीज सिखाई जाती है, सर्विस, सेवा। और एक सिविलियन का पर्पस हमेशा होता है कि मुझे कुछ मिल जाए। सोल्जर देने का अप्रोच रखता है और एक सिविलियन लेने का अप्रोच रखता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है, सो दैट द हाँ, फर्स्ट डिफरेंस। फिर दूसरी जो बड़ी चीज है वो ये होती है कि सोल्जर के दिमाग में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता कि ये नहीं हो सकता। उसकी ट्रेनिंग, उसकी दिनचर्या, उसकी लाइफ ऐसी होती है कि उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। ठीक है, उसको अगर सही टीम, सही ट्रेनिंग, सही टूल्स मिल जाएं तो दे कैन डू एवरीथिंग। थर्ड जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है, सोल्जर्स जो होते हैं ना, हाईली एम्पैथेटिक होते हैं। हाईली एम्पैथेटिक, दे आर किलिंग मशीन्स, बट दे आर वेरी गुड एट हार्ट। मतलब दिल से बहुत अच्छे होते हैं। जरूरत पड़ने पे वो दुर्गा भी बन जाते हैं, और जरूरत पड़ने पे वो आपके लिए बिल्कुल ऐसा रूप रखेंगे कि आप सोच भी नहीं, इतना आपकी माँ ध्यान नहीं रखेगी आपका जितना वो रखेंगे। सो दीज आर द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ सिविलियन एंड अ सोल्जर। ओके। और शेखर जी चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आपका जो ट्रांज़िशन था, लाइक फ्रॉम सोल्जर टू बैंकर, तो ये जो डिसीज़न था वो लॉजिकल था कि इमोशनल था? सर इट्स अ एक्सीडेंटल। ओके। समझाइए। ना तो इमोशनल था ना लॉजिकल था। व्हाट हैपेंड कि मैं आर्मी से जब बाहर आया, बाहर आने के बाद हमने एक बिजनेस किया, जी। और उस बिजनेस में हमारा, मेरी जितनी लाइफ सेविंग्स थी वो पूरी डूब गई। नाउ उस समय आई वाज न्यूली मैरिड, कोई पैसे नहीं बचे थे, खर्चे काफी थे। सो व्हाट आई रियलाइज्ड कि यार अब धंधे में पैसा डूब गया है तो अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस समय मेरे बिजनेस में एक मेरा पार्टनर हुआ करता था, हिज नेम इज दिवाकर। नाउ दैट गाय इज अ बिग शॉट राइट नाउ, है ना, उसके पास मेरे हिसाब से 1,000 लोग आज काम करते हैं उसकी कंपनी में। तो वो लड़का मेरे से छोटा है जबकि, एंड आई एम थैंकफुल टू हिम कि उसने मुझे इस लाइन में लेके आया। सो मैंने उसके ऑफिस में बैठा हुआ था, ऐसी बात चल रही थी कि भाई अब क्या करें। तो वो बोला कि भैया आप कुछ ऐसा करो जिसमें पैसे ना लगते हो। तो मैंने कहा यार भाई ऐसा क्या होता है जिसमें पैसे नहीं लगते, वो भी ऐसे तुम्हें। नहीं लगते हैं। तो हाँ, उसने बोला कंसल्टिंग करो। मैंने कहा यार कंसल्टिंग, मैं किसकी कंसल्टिंग करूँ मुझे ये बताओ, क्योंकि मुझे जो आता है, जो फौज में सिखाया है, वो यहाँ काम का है नहीं। काम का है नहीं, हाँ। तो उसने बोला ये बात सही है। सो व्हाट ही डिड, उसने मुझे अपने एक दोस्त से मिलवाया है जो उस समय क्रेडिट कार्ड बना के बेचता था। क्रेडिट कार्ड आप सब यूज करते हैं ना, क्रेडिट कार्ड। तो आपने सुना होगा कि जी। सर क्रेडिट कार्ड ले लो, है ना। उसका हाँ, दोस्त हाँ, वो काम हाँ, करता था, उसका डीएसए था, उसको डीएसए बोलते हैं। सो व्हाट आई डिड, मैंने कहा ठीक है भाई, मरता क्या ना करता। मैं उसके पास गया, तो वो अपने दोस्त को बुलाया, दोस्त के साथ हम बैठे, और वो मुझे एक तीसरे आदमी के पास ले गया। ठीक है, अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जब वो तीसरे आदमी के पास ले गया तो उसने क्या किया, उनके ऑफिस के बाहर मुझे बिठा दिया वेटिंग एरिया में। वो अंदर चला गया, कुछ देर बाद बाहर आया, बोला भैया 500 रुपये। अब मैंने कहा किस चीज के 500 रुपये भाई। हाँ। बोला भैया वो मिलवाने के 500 रुपये लगते हैं। अब मैंने कहा ठीक है भाई लगते होंगे। अब जेब में पैसे नहीं है और आदमी पैसे मांग रहा है। हाँ। ये ठीक है, मुश्किल से मेरे पास उस समय 1,000 रुपए कुछ ही बचे होंगे, तो उसमें से 500 मैंने उसको दे दिए। अब वो अंदर ले गया। उसने मुझे जिस शख्स से मिलवाया उनका नाम है राहुल ओमरे। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम ऑल्सो, बिकॉज वो मेरे फर्स्ट मेंटर कह लो, गुरु कह लो, जो इस लाइन में मिले, उनसे मिलवाया मुझे। एंड आई आई आस्क्ड हिम कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो ही टोल्ड मी कि शेखर कुछ नहीं है, इट्स अ प्योर नंबर्स गेम। 10 लोगों से मिलोगे, 2 लोग कार्ड बनवा लेंगे, दैट्स इट। अच्छा। ओके, ठीक है। सो उस समय मुझे जो अमाउंट की ज़रूरत थी, मैंने कैलकुलेशन किया कि उसके लिए मुझे कितने लोगों से मिलना पड़ेगा और कितने कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई फाउंड आउट कि यार मुझे 10 कार्ड पर डे बनाना पड़ेंगे। ठीक है, हुँ। यानी एक कार्ड पर उस समय 1,000 रुपये हमको मिलते थे, यानी 10,000 रुपये पर डे का बन जाएगा, तो महीने का 2.5 लाख रुपए बनता है। अच्छा। मैंने कहा यार ठीक है, अपने को तो अगर 1 लाख रुपए महीना भी हो गया तो बहुत है। हाँ। सो व्हाट आई डिड, मेरे पास आखिरी 500 रुपये बचे थे। मैं उनके ऑफिस से निकला, सीधा हमारे शहर के जो प्रिंटिंग एरिया होता है वहाँ गया। वहाँ मैंने उन 500 रुपये के तकरीबन 6,000 कार्ड प्रिंट करवाए। ओके, विजिटिंग कार्ड। एंड आप मानिएगा मैं पर डे के 200 लोगों से मिलता था।
शेखर जी, आई एम क्यूरियस, एक दिन में आप 200 लोगों से मिलते थे। हर एक बंदे से अगर आपने 10-15 मिनट भी बात की तो आपको टाइम कैसे मिलता था 200 लोगों से बात करने का? मतलब हाउ क्योंकि इज़ दैट देखो, पॉसिबल ह्यूमनली? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीयूसी इसमें बहुत सिंपल कॉन्टेक्स्ट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप बिजनेस की किस स्टेज में हो। अगर आप अर्ली जी, स्टेज में हो, ज़ीरो पर हो, तो वो चीज़ आपके लिए काम करेगी। बट अगर मैं आज बात करूँ, आज जब मैं 11 साल पुरानी उस बिज़नेस के अंदर हूँ, तो मैं सेम एक्टिविटी नहीं करता। डिफरेंट स्टेजेस पे आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत होती है। जैसा कि अगेन गोज़ बैक टू आर्मी, लड़ाई के मैदान में देयर आर वेरियस काइंड ऑफ वॉरफेयर, है ना? हर वॉरफेयर का अपना इम्पोर्टेंट है, अपना स्टाइल है और उसकी अपनी इफ़ेक्टिवनेस है। तो आप गुरिल्ला वॉरफेयर को सिटी के अंदर यूज़ कर सकते हो, जंगल में यूज़ कर सकते हो। बट प्लेन ग्राउंड के अंदर अगर गुरिल्ला वॉरफेयर यूज़ करोगे, तो आप मुँह की खाओगे। गॉट हाँ, इट? तो हाँ। स्ट्रैटेजी आपको अपनी बिज़नेस स्टेज के हिसाब से डिसाइड करनी पड़ती है। तो बैक टू योर क्वेश्चन एक्चुअली, कि मैं 200 लोगों से क्यों मिल रहा था? बिकॉज़ आई वाज़ हैविंग नथिंग। सो व्हाट आई डू, जो मेरी बेस्ट थिंग थी मैं कर सकता था, लॉट ऑफ वर्क। सो आई डिड हुँ, दैट। नाउ अगर आज कोई पूछे आज मैं क्या करता हूँ? नाउ व्हाट आई डू वर्कशॉप्स। मैं वर्कशॉप्स करता हूँ। वर्कशॉप कैसी करता हूँ? आई हैव अ वेरी क्लियर सेगमेंटेड बिजनेस, जहाँ पर मैं फिल्टर आउट करके कस्टमर्स के साथ काम करता हूँ। मेरा वो सिंपल फंडा है कि जब मैंने काम करना शुरू किया था उस समय एवरीबडी वाज माई कस्टमर, बट राइट नाउ आज आफ्टर 10 years आई रियलाइज कि एवरीबडी इज नॉट माई कस्टमर। ओके, सो आई हैव वेरी थिन स्लाइस कि कौन मेरा कस्टमर है। तो मैं आज की अगर बात करूं तो आज मैं केवल उस आदमी के साथ मिलना पसंद करता हूं जो कि एक बिजनेस ओनर है। जो दूसरा, डिसीजन मेकर है। जो डिसीजन मेकर है। तीसरा, जिसकी उम्र 35 के आसपास है। फोर्थ, जो कि ग्रोइंग स्टेज में है। एंड फिफ्थ, जो वेल्थ क्रिएशन करना चाहता है। एंड जी, लास्ट एंड सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि उसको पता होना चाहिए वो कौन सा गेम खेल रहा है। वो इनफाइनाइट गेम खेल रहा है कि फाइनाइट गेम खेल रहा है। ओके। सो ये एक बहुत ब्यूटीफुल थॉट है कि आपको यू शुड नो हू योर कस्टमर्स आर, राइट? करेक्ट। एंड नॉट एवरीबॉडी कैन बी योर कस्टमर, राइट? तो हर कोई आपका कस्टमर बने ऐसा जरूरी नहीं है। आपका कांटेक्ट हो सकता है, एक्वेंटेंस हो सकता है, राइट? आप उसे एक बार बात कर सकते हो, बट वो आपको बिजनेस देगा या नहीं देगा, वो डिपेंड करता है कि उसकी नीड क्या है और वो आप फुलफिल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, राइट? दैट इज वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग, क्या वो आपकी नीड फुलफिल कर पा रहा है, राइट? कई बार ऐसा भी होता है कि आप सामने वाले की नीड फुलफिल कर दोगे, ओके, बट क्या उसके बदले में वो आपकी नीड फुलफिल कर पा रहा है? जब दोनों तरफ विन विन सिचुएशन होगी तभी हम उसको बोलेंगे, दैट 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 इज व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द बिजनेस, राइट? सो इसमें एक एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है शेखर जी, जो बहुत सारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स को ये चैलेंज भी आता है और कई बार इसमें इसके लूप में वो अटक जाते हैं, विच इज कॉल्ड फंड रेजिंग। ओके, हम्म। सो फंड रेजिंग का फंडा थोड़ा-सा आप सिंप्लीफाई करके समझाइए, क्योंकि इंडिया में बेसिकली फंड रेजिंग मीन्स मैं किसी इन्वेस्टर, जैसा मैं समझ रहा हूँ कि मैं किसी इन्वेस्टर को लेके आऊँगा, वो इन्वेस्टर बहुत सारा पैसा लगाएगा मेरे आइडिया पे एंड देन आई विल स्केल माय आइडिया, राइट? एंड देन इट विल स्टार्ट अर्निंग मनी। सो ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। या अभी ये फंड हम किसके लिए बात करें? बिकॉज देयर आर अभी सेगमेंट्स। ओके, सो आप एक एक एग्जांपल लेके इसको आप समझाइए। जैसे एक न्यू स्टार्टअप है, समबडी न्यू हैज गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया व्हिच ही थिंक्स इज गोइंग टू गेट डिसरप्शन इन द मार्केट, राइट? So, पर अभी so उसके पास फंड्स नहीं है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेप। फंड रेजिंग जो है ना, ये बड़ा ग्लोरीफाई वर्ड हो गया है, जी, और स्टार्टअप इज अनदर ग्लोरीफाइड वर्ड। ओके, सिंपल सी बात याद रखो भैया, आप सब बिजनेस कर रहे हो, अल्टीमेटली डे एंड यू ऑल आर अ बिजनेस ओनर्स। जी, फर्स्ट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, जब अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसका एक बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, फिर हम फंड रेजिंग पे आएंगे, है ना, कि व्हाट आर द मेथड्स। मैं जी, बहुत सारे समिट्स में जाता हूँ एज ए स्पीकर, तो मैं वहाँ बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। तो वो मुझे बोलते हैं मैं सीईओ हूँ, कोई सीटीओ होता है, कोई सीएमओ होता है, कोई सीईओ होता है।
सो आई आस्क्ड देम, आप सब लोग करते क्या हो? बोला हम एक्स सर्विस बनाते हैं, हमारा वाई प्रोडक्ट है, हमारी जेड चीज़ है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आप आज रुके हुए हो जहाँ रुके हुए हो? बोला सर फंड रेजिंग नहीं हो रही, कैपिटल की प्रॉब्लम है, हमारे को इन्वेस्टर नहीं मिल रहा। सो आई आस्क्ड देम व्हाई? दे टोल्ड कि सर मार्केट में प्रॉब्लम है, ये है, वो है। सो मैं उनसे पूछता हूँ फिर, अच्छा ये बताओ आपकी टीम में फंड रेजिंग कौन देखता है? तो दे हैव मिक्स आंसर्स, है ना? कभी सीईओ देख रहा है, कभी कोई देख रहा है, कभी कोई देख रहा है। बट एक हाँ, मजेदार चीज बताता हूँ आपको मैं, कि जैसे वो सीटीओ रखते हैं एक प्रोडक्ट के लिए, है ना? सीएमओ रखते हैं मार्केटिंग के लिए, सीईओ रखते हैं किसके लिए? ऑपरेशंस के लिए, ऑपरेशंस के सीईओ लिए। रख लगते हैं हाँ, पूरे बिजनेस के लिए। फंड रेजिंग के लिए जी। किसको रखते फंड रेजिंग तो सर ऐसा हो गया कि मिली-जुली सरकार है, हैं? इस टाइप से। कभी सीईओ देख लेता है, कभी सीओओ देख लेता है। अरे मैं चले जाता हूँ इन्वेस्टर का पिच, सेल्स पिच देने के लिए। मोस्टली हाँ, सीईओ ही करते हैं। करेक्ट ना? अब मजेदार बात क्या है, ये जो ये सीईओ करते हैं इनको एक्सपर्टीज है फंड रेजिंग की। जिंदगी में कितनी बार इन्होंने इससे पहले दैट फंड रेज दैट की है? डिपेंड्स, तो मोरल ऑफ द दैट स्टोरी ये है कि डिपेंड्स आज लाइक की दुनिया में मैं बहुत सारी समिट्स में एज ए स्पीकर गया हूँ और मैंने 100 लोगों में से हाथ उठवाए कि आप में से कितने लोगों ने इससे पहले फंड रेजिंग की है? आंसर जी। समझ लो 1 या 2 हाथ उठ गए तो बहुत है। सो दैट इज अ वेरी प्रोफेशनली एक्सपर्टीज वाला एरिया है वो। क्यों? हुँ, कि वहाँ केवल लोगों को लगता है कनेक्शन से काम हो जाएगा। तो मैं आपको एक सच बता दूँ, जो पैसे लगा रहा है ना, उसने बहुत मेहनत से और बहुत डेडिकेशन से वो पैसे कमाए हैं। खाली आपकी एक अच्छी-सी जी, स्टोरी सुन के वो इन्वेस्ट नहीं करने वाले। There are certain जी हाँ। technical requirements, there are certain market requirement, there are certain other requirements apart from story. तो story is a part of that. अब आज के हुँ, एंटरप्रेन्योर्स की प्रॉब्लम ये है कि वो सोचते हैं बस हमारी स्टोरी कोई बाय कर ले। और हम हार्डकोर इन्वेस्टर्स या फंड रेजर्स जो है ना, वो एक चीज बता दें, वी वर्क ऑन नंबर्स, वी वर्क ऑन रियल डेटा, वी वर्क ऑन रियल बिजनेस एंड वी वर्क ऑन रियल सॉल्यूशंस। उस समय अच्छा शेखर एंटरप्रेन्योर का जी, जवाब नहीं होता। ओके एंड शेखर जी, जैसे मैं इसको एक मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ईज़ी वे में अगर हमें इसे समझाना हो, तो मुझे फंड रेज़िंग मुझे जो समझ में आता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कर्ज़े की ज़रूरत है, ठीक है? अपना राइट। बिज़नेस चलाने के लिए, और उस कर्ज़े के ऊपर मुझे विथ इंटरेस्ट वो पैसा रिटर्न करना है, ओके? हम्म। सो अ, मैं बैंक के पास जाऊँगा, अपना कुछ कोलैटरल रखूँगा एंड हम्म। मैं कर्ज़ा ले लूँगा, राइट? हम्म। और बैंक मुझे बोलेगा कि हर महीने आप ईएमआई चुकाते जाओ, राइट? हम्म। हम्म। और एक समय आने के बाद वो कर्ज़ा मेरा मुक्त हो जाएगा, तो मेरा कोलैटरल फ्री हो जाएगा। अगर हम्म। किसी केस में मैं नहीं ले पाया, तो हम्म। बैंक मेरा वो कोलैटरल जब्त कर लेगा, उसको सेल हम्म। करके अपना पैसा वसूल कर लेगा, ठीक है? हम्म। दिस हम्म। इज़ लोन, राइट? हम्म। फंड रेज़िंग में क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली फंड रेजिंग। ठीक है, सो वन इज इक्विटी, जिसमें आप हुँ, अपनी कंपनी की ओनरशिप सेल करते हो, एंड सेकंड इज डेट, है ना, जिसमें आप लोन लेते हो और इंटरेस्ट पे, आपने वो बताया। तो जी, फंड रेजिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपके पास एक मेन्यू कार्ड आता है। हाँ, यू चूज कि मुझे चाइनीज खाना है कि इंडियन खाना है कि साउथ इंडियन खाना है कि पंजाबी खाना है। जी, फिर उसमें भी वैरायटी होती है कि पंजाबी में भी कौन सा खाना है। हाँ, सेम कैपिटल रेजिंग में होता है, फंड रेजिंग में होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि कितने सारे ऑप्शंस हैं। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फर्स्ट, जो पहली प्रॉब्लम है, अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? अवेयरनेस के बाद राइट पीपल। आपकी टीम में तो वो आदमी है नहीं जो ये फंड रेजिंग की एक्सपर्टीज रखता हो, जी, और 90% लोग अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट पर डिपेंड करते हैं। अब प्रॉब्लम हाँ, ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी अपनी एक सीमा है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर सीए जो है ना वो फंड रेजिंग का एक्सपर्ट हो। 99% जो सीएज होते हैं वो टैक्सेशन से जुड़ा हुआ काम ज्यादा करते हैं, कंप्लाइंस का काम ज्यादा करते हैं। फंड रेजिंग के बारे में उनको बहुत लिमिटेड नॉलेज होता है। यानी आप 19 जानते हैं तो वो 20 जानते हैं। दैट्स इट। दैट्स इट, ओके। यहाँ आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, और उसका रीजन बहुत सिंपल है। आप अकेले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डू इट। बट रिमेंबर, जैसे कि अगर आपने कभी जिम ज्वाइन किया हो तो किसी ट्रेनर के साथ ज्वाइन करना और आप अकेले लगे रहना, कहाँ रिजल्ट जल्दी आएंगे? जहाँ कोच है, ट्रेनर है, सिंपल है ना, उसमें कोई रॉकेट राइट, साइंस नहीं नहीं। है, इतनी सिंपल सी चीज। सो जैसे शेखर जी अभी आपने बताया देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड रेजिंग, राइट? हम्म। सो इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को मैं बताइए आपको कि एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। जी, मैं अभी 3 एग्जांपल दूँगा, उससे आपको समझ में आएगा कि 3 डिफरेंट स्टेज के लोगों के लिए कैसे फंड रेज़िंग होती है। जी,
सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक वो आदमी जो अभी सीड राउंड में है, आइडिया लेके बैठा है, उसके पास कोई पैसा नहीं है। जी। सो अगर उसका आइडिया, पहले तो उसको ये समझना पड़ेगा उसका टेम क्या है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है ना? अब वो टेम अगर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी जैसे एआई जैसी टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है। बट अगर वो बहुत माइक्रो निश का आइडिया है, छोटा-सा आइडिया है, एक छोटे लिमिटेड ज्योग्राफी में होने वाला है, तो उसको फंड रेज़िंग करने के लिए वीसीज़ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको ज़रूरत है कि सबसे पहले उसका इनिशियल सेल्स कितना होने वाला है। 10-10-10 का फ़ॉर्मूला होता है सिंपल सा कि पहले 10 कस्टमर एक्वायर करने के लिए मुझे कितना पैसा लगेगा, फिर अगले 100 के लिए, फिर अगले 1000 के लिए। अच्छा। हुँ। दैट इज़ अ सिंपल फ़ॉर्मूला। तो आप ये कैलकुलेशन कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल मान लीजिए 50 दिन का है या 60 दिन का है और आपके एक कस्टमर की जो आपकी बिलिंग होती है इट इज़ 1 लाख रुपीज़, तो 10 कस्टमर की बिलिंग कितनी हो गई? 10 10 लाख। लाख रुपए। और हाँ। 60 दिन का साइकिल है तो 20 लाख रुपए। यानी जी। आपको 20 लाख की वर्किंग कैपिटल चाहिए, हुँ। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। आप 2 करोड़ रुपए रेज़ भी कर लोगे ना, तो इट्स द वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि 2 करोड़ रुपए की कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोग निकालते नहीं है इंडिया में, बट कॉस्ट होती है। 2 करोड़ रुपए अगर 1% पर मंथ भी निकालोगे, तो साल का कितना हो गया? 24 लाख रुपए। 24 24 लाख रुपए। तो आपको कैपिटल के लिए कमाना है, उसके बाद आपका बिज़नेस अर्न करेगा। आपको ज़रूरत ओह! 1 लाख की थी, बट आप लेके बैठे हो 2 करोड़, तो वो भी गलत है। हुँ। वो भी गलत है। तो आपको 20 लाख की ज़रूरत है, तो आप 20 लाख रेज़ करो। अभी 20 लाख को रेज़ करने के बहुत तरीके, 20 लाख बहुत छोटा-सा अमाउंट है। आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने 4 एसेट डाइल्यूट करके भी कर सकते हो। बट लोगों को बड़ी ही वो है, हाइप है आज की डेट में कि हमारा पीआर होना चाहिए, हमारे पास एक इन्वेस्टर होना चाहिए, सो एंड सो। तो उनको बिज़नेस नहीं करना, उनको पीआर करना है। तो अगर आप पीआर करने वाले गेम में हो ना, तो मैं आपको बता दूँ आपका बिज़नेस आज नहीं, आज से 5 साल बाद बंद होगा, बट बंद होगा। क्योंकि पीआर के बिज़नेस बहुत दिन ज़्यादा नहीं चलते और अच्छा इन्वेस्टर कभी भी पीआर वाले बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करता। ये रियलिटी है। मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ काम करता हूँ सर। अच्छा जी। इन्वेस्टर नहीं करता, किसी के पास तुक्के से पैसा आ गया होगा, तुक्के से उसको किसी ने डिसीज़न मेकिंग पे बिठा दिया, वो कर लेगा, है ना? हुँ। स्टारबक्स ने भी अभी एक सीईओ बिठाया था, जो लायक हुँ। नहीं था, बट हुँ। उनको समझ में आ गया, उसको उतार दिया। जी, बिल्कुल। करेक्ट है ना? जी। तो अब दूसरे की बात करते हैं कि जो मिड राउंड में है, जो ग्रोथ फेज़ में है। ग्रोथ फेज़ मतलब आपने 2, 3, 4 साल बिज़नेस में गुज़ार लिए हैं, अब आपका बिज़नेस ग्रो हो रहा है। आप 100 कस्टमर पे पहुँच गए हो, 100 से 1000 पे जाना है। गॉट इट? अब अगर अपन सेम एग्ज़ाम्पल से चलें, तो 100 के लिए 1 करोड़ रुपए लगे आपको। अब 1000 को जाने के लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए। जी। के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं और मार्केट में अदर ऑप्शंस भी हैं। आज की डेट में गवर्नमेंट के बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो अप टू 50 लाख रुपीस और कुछ-कुछ सेगमेंट में अप टू 100 करोड़ रुपीस तक विदाउट कोलेटरल ग्रांट और सब्सिडी के फॉर्म में फंडिंग कर रहे हैं। ओह! और इस चीज़ की जानकारी कहाँ से मिलेगी? आप गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, डीपीआईआईटी की साइट पे जाइए आप, जी। डला हुआ है, क्या-क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। हाँ। अब अगेन इट गोज़ बैक टू रिक्वायरमेंट। तो हिंदुस्तान में होता क्या है कि ज़्यादातर सीईओ फंड रेज़िंग करने निकल जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग उनको किस तरह का फंड चाहिए। हाँ, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि मुझे किस तरह का फंड चाहिए। अब ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग भी है। ये इसलिए कन्फ्यूज़िंग है क्योंकि आप समझना, आप सीईओ हो, आपको बिज़नेस के बारे में चलाना, आपको बिज़नेस का नॉलेज है, फाइनेंस जी। का नॉलेज नहीं है। फाइनेंस इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डोमेन। राइट। कि टीम में एक ऐसा मेंबर होना चाहिए जो फाइनेंस को समझता हो। नहीं तो होगा क्या, आप भी सबकी तरह लाइन में लगे रहोगे और इस वीसी से उस वीसी, उस वीसी से उस वीसी घूमते रहोगे और लास्ट में होगा ये कोई पैसे नहीं देगा और 1 साल बाद आपको समझ में आ जाएगा, आप दुकान बंद करो, जॉब पे वापस चलते हैं। हुँ। ठीक है? सो अगर आप सेकंड स्टेज में हो, तो जी। गवर्नमेंट फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन बैंक्स आते हैं। आज की डेट में सीजीटी एमएसएमई है, सीजीएसएस है, ठीक है? ये स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें आपको अप टू 20 करोड़, 20 करोड़ रुपए तक विदाउट कोलैटरल फंडिंग मिलती है। 20 करोड़ रुपए तक। और मैंने सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज़ को भी फंडिंग करी है उसमें, एमएसएमईज़ को भी फंडिंग करी है, स्मॉल बिज़नेसेस को भी करी है और जो आप सो कॉल्ड स्टार्टअप बोलते हो, उनको भी करी है। ठीक है? तो सेकंड गवर्नमेंट हो गया। थर्ड आता है ओके। वीसीज़। अब वीसीज़ या फिर कह लो इक्विटी फंडिंग जिसको बोलते हैं, उसका रोल कब आता है? उसका रोल तब आता है कि जब आपको कोई अपार्ट फ्रॉम मनी कुछ हेल्प चाहिए। अब समझिए, अगर आपको केवल पैसा चाहिए ना, तो आपको कभी वीसी के पास नहीं जाना चाहिए। अगर आपको पैसे के अलावा कुछ चाहिए, जैसे शार्क टैंक में अक्सर कुछ अच्छे एंटरप्रेन्योर्स क्या बोलते हैं कि मुझे सेम ऑफर मिला, एक अमन अरोड़ा से मिला और दूसरा पीयूष बंसल से मिला, बट मैं पीयूष बंसल के साथ जाऊँगा। क्यों?
क्योंकि पीयूष जी, बंसल के पास कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं, कुछ ऐसे नेटवर्क्स हैं, जो मेरे बिज़नेस के लिए अच्छे हैं, जो अमन अरोड़ा के पास नहीं है। नहीं है। तो जब आप वीसी से पैसा लेने जा रहे हो ना, तो चेक दैट कि वो पैसे के अलावा क्या टेबल पे ला रहा है। इफ हुँ, डोंट गो फॉर ओनली मनी। एंड इसके बाद फिर और भी इसमें टूल्स आ जाते हैं, जिनके बारे में अगर मैं डिटेल में बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ। तो 3 पॉइंट्स हो गए। हुँ, एक तो है कि आपको कितना फंड की ज़रूरत है, आपका वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए। दूसरा ये हो गया कि आप अभी किस स्टेज पे हो, राइट? और आपका टारगेट स्टेज क्या है? और तीसरा ये हो गया कि देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इफ यू विश टू एक्सप्लोर, बट फॉर दैट यू नीड एन एक्सपर्ट हू नोज़ अबाउट ऑल दीज़ ऑप्शंस। ठीक है? एक और इसमें ऑप्शन है हाँ, जो आपको शुरू में ध्यान रहे, दैट इज़ एग्ज़िट। याद रखो हर बिज़नेस का एक हाँ, एग्ज़िट होता है। हाँ, या तो आप उसको सेल करोगे या उसको आईपीओ करोगे। रिमेंबर अगर आज आपने गलत कैपिटल उठा ली, उस दिन ना आपकी जान निकल जानी है। ये ओके, याद रखना मेरी बात। अगर आपने गलत कैपिटल आज उठा ली, तो जिस दिन आप एग्ज़िट करोगे, उस दिन आपकी जान निकल जानी है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं इंदौर में हूँ, हाँ, इंदौर की एक बड़ी अच्छी फ़ेमस कंपनी है, गोल्ड की कंपनी है। तो मेरे क्लाइंट हैं जी, वो। उन्होंने गलत कैपिटल उठाई, उसका क्लासिक एग्ज़ाम्पल है ये। तो वो जनरली डेट में काम करते थे। ही हैज़ लॉट ऑफ एसेट्स, है ना? 400 करोड़ हाँ, प्लस की टॉप लाइन थी। तो आई ऑलवेज़ फंडेड हिम इन डेट। बट उनके बेटे आए जनरेशन, सो कॉल्ड स्टार्टअप गाइस, कि पापा अपन आईपीओ करते हैं। सो आई आस्क्ड हिम क्यों करना है? बोला कंपनी की लिस्टिंग होगी, शेयर वैल्यू बढ़ेगा, हमारा मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सो आई आस्क्ड हिम व्हाई? ये सब करके डे एंड में ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसके पास कोई ऐसे क्लियर आंसर नहीं था, बट बेटे के आगे बाप की कहाँ चलने वाली थी। तो बेटे ने हाँ, बोला पापा की मजबूरी थी, अगला वारिस भी वही है, हाँ, आईपीओ कर दिया। नाउ जब उन्होंने आईपीओ किया उस समय उन्होंने 25% कंपनी डाइल्यूट कर, ओके। उस 25% ओके, की उस समय उनको फंड रेजिंग हुई थी 120 करोड़ रुपए, 120 सीआर। जी, आज उस 25% की कीमत है 650 करोड़। अब मजेदार बात क्या है, इस सब में लगे 3 साल। अगर 120 जी, करोड़ का वो डेट लेते और 10% साल का भी इंटरेस्ट मान लूं, तो 12 36 करोड़ रुपए का ही इंटरेस्ट जाता। बट आज कितना डाइल्यूट करके बैठे हैं वो? 120 प्लस 36 होता 156, और साढ़े जी, छह सौ कितना डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया ये। तो दैट इज द प्रॉब्लम बट कि अगर आप लेकिन शेखर जी, अगर 650 करोड़, लाइक फॉर मी, फॉर अ पर्सन हु इज वेरी कॉमन, डजंट अंडरस्टैंड फाइनेंस टू मच, राइट, लाइक यू अंडरस्टैंड, 25% की वैल्यू 600 करोड़ है, तो बाकी बचे हुए 75% की वैल्यू तो कहाँ के कहाँ होगी? तो फिर ये क्यों, मतलब ये तो फर्क ही नहीं मजेदार पड़ेगा। बात मजेदार बात ये है कि वो 650 करोड़ रुपए वैल्यू तब भी थी जब आपने इक्विटी डाइल्यूट नहीं करी थी। पर वो यू हैव तो टू ये आईपीओ होने के बाद ही हुआ ना, वो साढ़े छह वेरी सौ करोड़ वैल्यू। वेरी गुड। अभी क्या है कि आईपीओ इज जस्ट अ इंडिकेटर। जो मेन जी, बोर्ड होता है वो ये बताता है कि आपकी चीज की मार्केट में वैल्यू क्या है। जी, देयर आर प्राइवेट प्लेसमेंट्स ऑल्सो। प्राइवेट प्लेसमेंट्स क्या होते हैं? जहां आप ओपन मार्केट में नहीं जाते, शेयर मार्केट में नहीं जाते, आप कुछ फैमिली हाउसेस को, कुछ इन्वेस्टर्स को बोलते हो मुझे मेरी कंपनी का एक स्टेक सेल करना है, एंड दे ऑल्सो बाय। ओके, अब ओके। मजेदार बात क्या है कि वो लोग भी वैल्यूएशन मोर और लेस सेम मेथड से करते हैं जिससे आईपीओ में होता है। हाँ, तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर वो आईपीओ में नहीं जाते और अगर ये आप जो दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं, उनके पास जाते, तो भी शायद उनको आज यही वैल्यूएशन मिलता, मोटा मोटा राइट? वही वैल्यूएशन मिलता, 50 करोड़ का अंतर मान लो या 100 करोड़ का अंतर मान लो, इससे ज्यादा अंतर नहीं आता। सो जो 120 करोड़ में इक्विटी डाइल्यूट कर दी, आज शायद वो 500 करोड़ में इक्विटी डाइल्यूट करते। आप करेक्ट, ये कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली। ओह! ओके। ये बहुत ही आई ओपनिंग आपने बताया है। दिस इज़ लाइक अ वेरी बिग आई ओपनर। सो दैट्स व्हाई आई यूजुअली आस्क, मैं जब भी कोई बिजनेस ओनर्स के साथ बैठता हूँ कि आप गेम कौन सा खेल रहे हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये जी, नहीं पता ना कि आप कौन सा गेम खेल रहे हो, तो आप हमेशा गलत जगह एंड अप करोगे। ओके, हम्म, परफेक्ट। और एक चीज़ और हमारे मतलब व्यूअर्स के लिए जो अभी
फंड रेजिंग के लिए नए-नए हैं या उन्होंने नया बिज़नेस शुरू किया है शेखर जी। कई बार ऐसा होता है, अ, आई विल पे यू 10 लैक्स एट द वैल्यूएशन ऑफ 50 लैक्स, हुँ। राइट? इसका क्या मतलब? इसको सिम्प्लीफाई करिए थोड़ा। आई विल पे यू 10 लैक्स ऑन द वैल्यूएशन ऑफ 50 लैक्स। जी, ठीक है। सो देखिए सिंपल सी बात बोलूँ तो आपके हिसाब से वो 20% कंपनी आपकी लेने जा रहा है। यानी अच्छा, 50 लाख को उसने आपकी कीमत लगा दी कि मैं हाँ, 50 लाख रुपए आपकी कंपनी की टोटल कीमत मानता हूँ। जैसे आप मान जी, लो घर मान लीजिए, एक आपने घर है, उस हाँ, घर की कीमत मान लीजिए 50 लाख लगा दी। अब उसने हाँ, बोला कि इस घर के बदले मुझे 20% ओनरशिप चाहिए जिसके लिए मैं 10 लाख रुपए दे दूँगा आपको। ओके, ओके। ये इसका सिंपल सा मीनिंग होता है। अच्छा, अब इसमें ब्लाइंड स्पॉट क्या है? देखो इसमें एक सबसे सिंपल सा ब्लाइंड स्पॉट बताता हूँ कि ये उसने लगाई है। दैट इज़ हिज इनसाइट। ओके, वो मार्केट का सर्वे नहीं है या मार्केट क्या बोल रहा है वो आपको नहीं पता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ फाउंडर आपको ये पता होना चाहिए मेरी वैल्यूएशन क्या है। अब वैल्यूएशन पता करने के लिए अगेन यू नीड प्रोफेशनल्स। जी, बिकॉज याद रखो एक गट फीलिंग होती है कि यार मेरा तो सोना ही है। मतलब हमारे हाँ, गांव में कहावत है, कोई अपने गधे को गधा नहीं बोलता, सब घोड़ा ही बोलते हैं थोड़ा ही सवारी। बोलते हैं, राइट, राइट, राइट। तो आपका जो जो भी बिजनेस है या जो भी एसेट है उसकी वैल्यूएशन क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए देयर आर पीपल आउट देयर जो हुँ, प्रोफेशनली यही काम करते हैं। ओके, कम से कम 3 लोगों से करवाएँ, अलग-अलग जगह से करवाएँ, अलग-अलग लेवल से करवाएँ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या इसकी फेयर वैल्यू है। फिर आप हाँ। इन्वेस्टर्स के पास जाओ, नहीं तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, आपको निब्बू जैसा निचोड़ देंगे। जैसे हम प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने के पहले अपन वैल्यूअर को सर्वे करवाते हैं, राइट? हुँ। दे आर स्पेशलाइज्ड पीपल uh, who tell you the actual price of the land, right? Based on the current market. सर अगेन इट गोज़ बैक टू पीयूष भाई कॉमन सेंस। याद रखो जी, कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन। हाँ, इतना सिंपल काम है ये कि इसको लोग मिस कर जाते हैं। हाँ, मैं आपको बहुत क्लासिक उदाहरण दूँ, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि आप बैंक के पास जाओगे या किसी फंडरेज़र वीसी के पास जाओगे या आईपीओ में जाओ, कहीं भी जाओगे, एक वैल्यूएशन तो लगेगी ना यार आपको, हाँ, मतलब आपको खुद तो पता होना चाहिए मेरी कंपनी क्या क्या वर्थ है उसका। क्या वर्थ है। आप ताज्जुब मानोगे, मेरे पास जितने भी कंपनीज़ आते हैं, 99% लोगों को नहीं है आइडिया कि उनकी वैल्यू क्या है। ओके, और ओके। दूसरी उससे भी बड़ी प्रॉब्लम बताऊँ क्या है? उनके बिज़नेस इन्वेस्टेबल ही नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा बिज़नेस इन्वेस्टेबल है या नहीं है? वेरी गुड क्वेश्चन। हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो लोग स्टार्टअप चला रहे हैं या ज़्यादातर लोग जो छोटा बिज़नेस चला रहे हैं एमएसएमई में, वो प्रोप्राइटरशिप फर्में खोल के बैठे हुए हैं। आप उसको लेके बैठ जाते हो, अब आप सोचते हो कि हम बिज़नेस चला रहे हैं। जी, तो सर प्रोप्राइटरशिप फर्म में इन्वेस्ट ही नहीं किया जा सकता। पॉसिबल ही नहीं है उसमें, लीगली संभव नहीं है। तो आप अब सोचिए मैं अगर 100 महीने में क्लाइंट्स को कैटर कर रहा हूँ तो 100 में से 80-90 लोग ऐसे होते हैं जो प्रोप्राइटरशिप फर्म लेके बैठे हैं एंड दे आर लूकिंग फॉर फंड्स कि सर पैसे दे दीजिए। अब प्रॉब्लम क्या है? एक तो वो लीगली इन्वेस्टेबल नहीं है क्योंकि वो वन पर्सन कंपनी होती है। हुँ, ओके? दूसरी प्रॉब्लम पता है क्या है? बीइंग अ इन्वेस्टर या बीइंग अ फाइनेंसर हमारी लैंग्वेज में उसको बोला जाता है कि यार ये आदमी कभी भी भाग जाएगा। क्योंकि इसका लीगल स्ट्रक्चर इतना वीक है कि इसको बंद करने के लिए कोई बहुत फॉर्मेलिटी करनी नहीं है। तो ये शटर डाउन करेगा और सुबह गुम। तो कोई भी इन्वेस्टर जब आपकी लीगल एंटिटी देखता है ना सबसे पहले कि आपकी फर्म का नेचर क्या है, वो वहीं समझ जाता है कि आप कितने सीरियस बिजनेस ओनर हो। हुँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि सब लोग गलत हैं। जी, इनमें से मैं बोलता हूँ 80-90% लोगों को पता ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है। तो आधे टाइम तो कुछ नहीं होता, एक प्रोफेशनल क्या कर रहा होता है पता है? उसका एक्चुअल जॉब क्या होता है? आपके इस तरह के जो छोटे-छोटे लूप होल्स हैं, इनको फिक्स जी, करना। मतलब 50% हाँ, टाइम तो हम केवल यही करते हैं कि आपके छोटे-छोटे लूप होल्स को फिक्स करना, ताकि आप इन्वेस्टेबल तो बन जाओ। किसी के सामने तो रख सकें आपको। जी, जी। अब ऐसा हो गया कि आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन आपकी कंपनी में कोई पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता। चाहेगा तो भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो भी इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस, राइट? अमेज़िंग, अमेज़िंग। और एक चीज़ और शेखर जी जो बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में सोचते हैं, वो है गुड लोन वर्सेस बैड लोन। यार देखो लोन गुड और बैड नहीं होता, गुड और बैड आप होते हो।
एग्जाम्पल देता हूँ। जी। भोजन, खाना, हिंदी में एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जते। हुँ, आप हद से ज़्यादा पानी पी लो, हद से ज़्यादा खाना खा लो, हद से ज़्यादा हँस लो, हद से ज़्यादा रो लो, हद से ज़्यादा कुछ भी करोगे, वो आपको नुकसान पहुँचाने वाला है। करेक्ट? अब मैं राइट। लोग की एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक सेम इंडस्ट्री से 2 लोगों की डिफरेंट कहानियाँ, जी, और दोनों मेरे क्लाइंट हैं। दोनों रियल एस्टेट से आते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कैपिटल हेवी है, यानी जिसके पास पैसा है वो राजा है। जी, आपके शहर में भी, मेरे शहर में भी और अमेरिका में भी ये थीसिस सेम काम करती है। ठीक है? बट हम लोग एक चीज़ नहीं जानते कि रियल एस्टेट में जिसके पास पैसा है वो राजा नहीं है, जिसके पास लिक्विडिटी है वो राजा है। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या है? उदाहरण के लिए आपके दादाजी आपके पास 100 बीघा ज़मीन छोड़ गए। जी। उस ज़मीन की कीमत आज 100 करोड़ है। अब टेक्निकली तो आप 100 करोड़ के मालिक हो, बट मैं आपके पास आऊँ, लाओ जी मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो। आप दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते, जब तक वो ज़मीन नहीं बिकेगी। मेरे पास पैसा ही तो नहीं है। तो वो जो ज़मीन नहीं बिकेगी, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। यानी आपके पास 100 करोड़ के एसेट्स हैं, बट वो किसी तरह से लिक्विडेट किए जाएँगे तो पैसा आएगा। जी। और मेरे पास 10 करोड़ हैं, मेरे पास 100 करोड़ नहीं है, मेरे पास 10 करोड़ है। तो मेरे पास कोई आदमी आएगा तो हाँ जी, मैं 10 करोड़ रुपए दे दूँगा, बट टर्म्स मेरी ये हैं, तो मैं अपनी टर्म्स पे दूँगा। आपके पास 100 करोड़ होते हुए आप अपनी टर्म्स नहीं चला सकते। तो सिमिलर मेरे 2 क्लाइंट थे, एक जिसके पास मान लेते हैं 100 करोड़ के एसेट्स थे, और दूसरा जिसके पास मान लेते हैं 10 करोड़ के एसेट्स थे। तो 100 करोड़ वाले अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते थे, उन्होंने कभी तैयारी नहीं की, कुछ नहीं की। नतीजा, वो हमेशा ज़ीरो लिक्विडिटी या बहुत ही टाइट लिक्विडिटी में काम करते रहे। आज उनके 100 करोड़ के एसेट्स की वैल्यू गिरते-गिरते तकरीबन 40 करोड़ आ गई है। क्योंकि वो हमेशा क्राइसिस में रहते हैं, फायर फाइटिंग में रहते हैं। जब भी पैसे की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर्टी बेचो, पैसे आते हैं, खर्चा कर देते हैं। या और अपने वो जो प्रॉपर्टी जब बेची तब उस समय ज़रूरत है तो हो सकता है कम दाम में भी बेचनी पड़ जाए। ही है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। जितनी बड़ी जी। प्रॉपर्टी होती है, उतनी डिस्ट्रेस सेल होती है। जी। वो जो 10 करोड़ वाला था, राइट ईयर उसका नेट प्रॉफिट था 70 करोड़, जो बुक्स में है। 70 करोड़ रुपए का लास्ट ईयर उसने प्रॉफिट कमाया। प्रॉफ़िट। और आप डेट की बात बोल रहे थे ना, जो पहले वाला है वो बोलता है मुझे डेट कभी नहीं लेना। हुँ। तो 100 से 40 पे आ गया है, क्योंकि उसने बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, खर्चे वैसे ही बंधे हुए हैं। बिज़नेसेस को डेवलप नहीं किया, अपनी आदतें नहीं सुधारी। जी। दूसरे वाले 10 करोड़ वाले ने क्या किया? उसने जो 70 करोड़ रुपए कमाए ना, उसने जिस ट्रांज़ैक्शन में कमाए, उस ट्रांज़ैक्शन में उसने 1 रुपया अपनी जेब से इन्वेस्ट नहीं किया। वॉव! स वॉव! सारा पैसा उसने डेट पे लिया। जी। अब उस ट्रांज़ैक्शन की ख़ासियत बता दूँ। जो सेलर था उसकी कंडीशन ये थी कि मुझे 7 दिन के अंदर पैसा चाहिए, ओके। एंड इट्स अ 80,000 पीस, 80,000 स्क्वायर फीट का पीस ऑफ लैंड था, जी। जिसकी आज की डेट में 10,000 रुपए स्क्वायर फीट से तकरीबन प्राइसिंग है। मिनिमम बता रहा हूँ 10,000, वहाँ होने को तो 12-15 हज़ार का रेट है, मैं डाउनसाइड ले रहा हूँ 10,000। तो 80 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है। जी। नाउ उसने वो पीस ऑफ लैंड मात्र 15 करोड़ में खरीदा। पता है क्यों? बिकॉज़ द सेलर, उसकी कंडीशन थी कि मैं व्हाइट में लूँगा पूरा पैसा, 1 रुपया भी ब्लैक में नहीं लूँगा। और ओके। पूरे इंदौर शहर में कोई एक सिंगल आदमी नहीं था जो सिंगल शॉट 15 करोड़ रुपए व्हाइट में 7 दिन में दे सके उसको। ये हुँ, 10 हुँ, करोड़ हुँ। वाला बंदा है ना, इसकी हमारा क्लाइंट है, प्रिपरेशन हमने कर रखी थी। उसने हमें बोला, थर्ड डे हमने उनका लोन डिसबर्स किया, 12 करोड़ हमने ट्रांसफ़र किए, 3 करोड़ उसने अपने मिलाए, और 15 करोड़ 5वें दिन उसके खाते में भेज के, और 5वें दिन ही रजिस्ट्री हो गई। दैट इज़ द पावर ऑफ लिक्विडिटी, हुँ, एंड दैट इज़ अब द समझ पावर ऑफ में आ रहा है। अब समझ में आ रहा है मतलब समझदार वही है जिसके पास लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी रखने के लिए आपको सही टीम लगेगी। सही आप टीम याद लगेगी। रखो, आज के बिज़नेसेस टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम नहीं है। हाँ, अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। राइट, राइट। और उस समय वो मोमेंट पे किस तरह का डिसीज़न लेना है, वो आप अकेले अपनी समझ से नहीं ले सकते। आपको टीम एफर्ट लगेगा ही, उसके लिए वो एक्सपर्ट लगेगा ही। बट दिस इज़ एन अमेजिंग एग्ज़ाम्पल जो आपने बताया कि सीधे 40 करोड़ पे वो आ गए और यहाँ इनके पास केवल 10 करोड़ है, कोई एसेट नहीं है, स्टिल ही इज़ एबल टू मेक 80 करोर्स। दैट और इज़ ये 10, अमेजिंग। ये मज़ेदार बात की है, आपके पास अगर 1 रुपया भी नहीं होना जेब में, तब भी आप ये काम कर सकते हो। ₹1 भी नहीं होगा तो भी कर सकते हैं। तो भी कर सकते हो। ब्यूटी इज़ दैट। ओह! अमेजिंग, अमेजिंग।
अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को ह हॉन्ट करती है, राइट? वो है गुड डेट वर्सेस बैड डेट। अच्छा, गुड डेट और बैड डेट के ऊपर वापस आ जाएँ। जी, तो डेट अच्छा-बुरा नहीं होता। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं आर्मी में था। तो एक सोल्जर के पास भी AK-47 होती है और एक टेररिस्ट के पास भी AK-47 ही होती है। जी। मुझे भी ट्रेनिंग मिली है, उसको भी ट्रेनिंग मिली है। व्हाट इज़ द डिफरेंस? मैं जान बचाने के लिए कर रहा हूँ, वो जान लेने के लिए कर रहा है। दैट इज़ द ईज़ी सिंपलेस्ट आई कैन अंडरस्टैंड। आपने मेरा आंसर दिया ना, अब इसी हाँ, आंसर में आपने दूसरा आंसर दे दिया। तो डेट है ना, वो AK-47 है। जी। अब उस AK-47 को आप कैसे यूज़ कर रहे हो, दैट विल ओके, डिटरमाइन कि आपके साथ क्या होगा। ओके। सो आप कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हमारे व्यूअर को दे सकते हैं जो मतलब दैट इज़ कंसिडर्ड एज़ बैड मैं डेट और अपना गुड डेट? एग्ज़ाम्पल देता हूँ सर, मैं इस जी। शहर में एक हाँ, थैला लेके आया था। हाँ, राइट नाउ आई ओन समवेयर अराउंड मतलब फ्यू करोड़ रुपीज़ के एसेट्स होल्ड करता हूँ और मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, खानदानी रईस नहीं हूँ, किसान का बेटा हूँ, ठीक है? जी, और मैंने सारी वेल्थ अपनी डेट से बनाई है। यस। ओके। और बहुत सिंपल सा, कोई रॉकेट साइंस करके काम नहीं बनाया मैंने। आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ लेवरेज। लेवरेज का प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है कि अ, किसी ने किसी एक साइंटिस्ट से पूछा कि क्या आप धरती हिला सकते हो? उसने बोला हाँ, हिला सकता हूँ। मुझे एक फल्क्रम दे दो और एक रॉड दे दो और स्पेस में खड़े होने की जगह दे दो। तो ये लेवरेज का प्रिंसिपल है। सो जी, आई एम यूजिंग दैट। मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी कल ही मेरे पास एक डील आई जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू तकरीबन समवेयर अराउंड 3 करोड़ है। वो स्ट्रेस सेलर है, उस आदमी को पेमेंट चाहिए 7 दिन के अंदर-अंदर अगेन एंड ही इज़ आस्किंग कि भैया मुझे पेमेंट बहुत फास्ट चाहिए। तो मैं लास्ट फ्राइडे उस व्यक्ति से मिला, उसकी प्रॉपर्टी देखी, उसका लीगल टाइटल चेक किया, ओके बोला और राइट नाउ हमने उसका सौदा किया 170 में, 1 करोड़ 70 लाख रुपए में हमने उसको डन कर दी। नाउ 130 इज़ आवर नेट प्रॉफिट टेक्निकली, बट हम उतने में तो नहीं बनाएँगे। हमारा भी रूल है कि हम 30% रख के सेल कर देते हैं। तो मैं आपको ये क्यों बता पा रहा हूँ? बिकॉज़ आई एम डूइंग दिस। वो 1 करोड़ 70 लाख रुपए मैंने 1 रुपया नहीं लगाया, 100% फंडेड बाय बैंक। और पूरा उसके 1 ऊपर करोड़ 70 लाख का 70 लाख बैंक ने दिया है, इवन दो हमने उस पे 195 का लोन किया है, 195 का। तो एक 70 की प्रॉपर्टी खरीदी और हमारे यहाँ जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हमने तकरीबन 20 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी भरी। तो एक 90 हो गया, तो भी हमारे पास 5 लाख रुपए बच गए, जिससे हम एक पार्टी कर लेंगे न्यू ईयर की। आई एम ब्लोन अवे विथ दिस। आई एम लिटरली ब्लोन अवे विथ दिस। नहीं, आप अमेजिंग। भी कर सकते हो आप ये, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल मैथ, बट इट नीड डिसिप्लिन, इट नीड कंसिस्टेंसी, इट नीड्स राइट टीम। तुक्के में नहीं होगा और आप सोचो कि शेखर जी का एग्जांपल सुन के आप कर लोगे तो नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाएँगे। ये तीनों इंग्रीडिएंट्स लगेंगे। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा शेखर जी, और आते हैं अभी आपकी जो 11 साल की एंटरप्रेन्योर जर्नी है, वो कैसी रही? मतलब पहले 2-3 साल तो काफ़ी डिफिकल्ट गए होंगे, लॉट ऑफ केओस। नहीं, डिफिकल्ट नहीं बोलता यार, देखो एंटरप्रेन्योरशिप से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। जी, इंसानों को बाय डिफ़ॉल्ट आज़ादी बहुत अच्छी लगती है ना? और वी शुड बी फ्री। जॉब्स मैं बोलता हूँ केवल उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो कि एक कंट्रोल्ड वे में आज़ादी चाहते हैं। सर्टेन वे में देखो, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीडम्स। तो जैसे आर्मी में मैं जब था, तो हमको वहाँ बहुत सारी चीज़ों की फ्रीडम नहीं थी। वो एक कंट्रोल्ड, एक कह सकते हो, आपको वर्किंग देते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होती है। फिर आप प्राइवेट जॉब में आते हो, तो वहाँ पर एक सर्टेन लेवल की फ्रीडम है बट कुछ कंट्रोल है। तो अगर आप एक ऐसा जॉब चाहते हो जहाँ पर मैं अपनी आज़ादी को सर्टेन लेवल तक छोड़ सकता हूँ, तो आप जॉब करो। बट अगर आपका नेचर है इंडिपेंडेंट रहने का, तो आपको बिज़नेस ही करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कुदरत में कोई जॉब नहीं होती, नेचर में कोई जॉब नहीं होती। कोई जानवर को आपने कभी देखा कहीं जॉब पे जाते हुए? नहीं, सब ने बिज़नेस ही करते हैं, अपना-अपना काम कर रहे हैं। तो मैं नेचर से बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। तो मैंने ये सीखा कि नेचुरली वी ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स, नेचुरली, ओके, ठीक है? ओके। कुदरती तो हम सब एंटरप्रेन्योर्स हैं। और अगर हम बात करें कि एंटरप्रेन्योरशिप की मेरी जर्नी की, तो मैंने नो वन से शुरू किया था। तो राइट नाउ अभी सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंस की समिट में होस्ट करता हूँ। एक बहुत बड़ा फोरम है, उसके मैं सीनियर मोस्ट मेंबर्स में से हूँ और उसके सीईओ के रूप में प्रपोज्ड हूँ अभी। और आपके साथ ये काम कर रहा हूँ और टिल नाउ तकरीबन 500 बिजनेस ओनर्स की मैं हेल्प कर चुका हूँ और ये बोलूँगा कि मोर देन
50 लोग ऐसे हैं उन 500 में से जिनकी नेटवर्थ कभी मान लो 1 थी, तो 1 से मैं 5 ले गया हूँ। अमेजिंग। करोड़ से उठा के मैं 5 करोड़ तो प्लस ही ले गया हूँ, कुछ-कुछ की तो 50 करोड़, 100 करोड़ भी ले गया हूँ। सो वो मैंने नहीं किया, उन्हीं ने काम किया, बट आई वर्क्ड विद देम कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है ये, क्या नहीं करना है और कब क्या-क्या करना है। ओके, ओके, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। और ये जो 11 साल की आपकी जर्नी रही, उसमें कोई एक ऐसी मिस्टेक हुई आपसे जो आप आज भी रिग्रेट करते हो? हाँ, एक मिस्टेक हुई कि मैंने कुछ पार्टनरशिप्स गलत कर ली। बिकॉज़ समटाइम्स व्हाट हैपन कि हमको लगता है कि यार ये धंधा बहुत अच्छा है, बट हाँ, हम ये भूल जाते हैं कि धंधा या व्यापार आदमी से नहीं मतलब टेक्निकलिटीज़ से नहीं, लोगों से चलता है। तो जी, रिमेंबर जिन लोगों के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो, जिन लोगों के साथ आप पार्टनरशिप्स कर रहे हो, उनके साथ आप टेक्निकली बहुत ज़्यादा क्वालिफ़ाइड हैं कि नहीं है वो लोग या टेक्निकली अलाइन्ड हैं कि नहीं है। उससे ज़्यादा ये चेक करो कि वो आपके वैल्यू सिस्टम से कितने अलाइन्ड हैं। बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये, मतलब कोई बहुत आपके वैल्यू सिस्टम से अलाइन नहीं है तो आप कैसे ये दूर होगा? नहीं जाएगी वो पार्टनरशिप। एक्चुअली होता क्या है ज़्यादातर लोग केवल कमर्शियल्स के आधार पर जी, वो पार्टनर्स चुनते हैं। इवन दो जो मैं अभी बात बोल रहा था स्टार्टअप्स की, तो वो लोग वीसीज़ के पास जाते हैं विदाउट चेकिंग कि उनका वैल्यू सिस्टम क्या है। अगर आपने रॉन्ग वीसी या रॉन्ग इन्वेस्टर उठा लिया और वो केवल पैसे के बारे में सोचता है, तो वो आपकी जान खा जाएगा। उसको राइट, एक चीज़ से मतलब है कि तुम आरओआई क्या दे रहे हो? सही हाँ, करके दे रहे हो या गलत करके दे रहे हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। बट अगर आपका वैल्यू सिस्टम सही है और अगर आपके इन्वेस्टर का वैल्यू सिस्टम सही है, तो आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा। जी, जी, वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। तो मैंने वो गलती की है। मैंने 2 अपने बिज़नेस वेंचर्स में गलत पार्टनर्स को चुना। देन आई रियलाइज़ कि भैया गलत आदमी के साथ करने से अच्छा मत करो। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं ना, लीगैलिटीज़ भी आ जाती हैं, देयर इज़ मनी लॉस ऑल्सो, देयर इज़ बेसिकली आपको डिसहार्टनिंग भी हो जाता है, यार थोड़ा-सा देखो, मोरल भी डाउन हो जाता है। पैसा-मैसा तो अपनी जगह है, पैसा तो आता-जाता रहता है, उसकी जी, चिंता ज़्यादा नहीं होती। क्योंकि अपन घर से क्या लेके आए थे, है ना? हुँ, बट जो मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो होता है रिलेशनशिप डैमेज। आपके लोगों से संबंध खराब हो जाते हैं जी, और वो लाइफ़ लॉन्ग में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। राइट, राइट। और ऐसा है। शेखर जी, आपने ज़ीरो से या 1 पर्सन से 30 लोगों की टीम खड़ी करी, राइट? सो इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। यार देखो, मैं समझता हूँ कि बिज़नेस का जो कोर पर्पस है, वो सोसाइटी को सर्व करना है ना? तो सोसाइटी जी, को सर्व करने से मेरा तात्पर्य क्या है? मैं टाटाज़ की फिलॉसफी में बिलीव रखता हूँ, है ना? बिज़नेस फॉर द सोसाइटी। तो हमारी कंपनी में हमारा एक बहुत सिंपल सा रूल है। हम लोग मैं गाँव से आया हूँ, मैंने गाँव में लोगों की स्ट्रगल देखी है, अपॉर्च्युनिटीज़ देखी हैं। तो व्हाट आई रियलाइज़्ड कि यार मैं आज जो हूँ, उसमें एक बड़ा रोल मेरी माँ का है। क्योंकि जब मैं छोटा था तो हमारे राजपूतों में एक कल्चर है, जब लड़के 15-16 साल के होते हैं उनकी शादी कर दी जाती है और अच्छा, उनको खेत पे भेज दिया जाता है, बेटा ये ट्रैक्टर रहा आप खेती करो, ठीक है? बट शी स्टूड मेरे लिए लड़ी वो, मेरे दादाजी से, मेरे पिताजी से। जब मैं 6 साल का था, मुझे पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेजा उन्होंने। तो उसकी वजह से आज जो हूँ मैं वो हूँ। तो व्हाट आई रियलाइज़्ड कि अब मैं अपने गाँव की माताओं-बहनों को एम्पावर करता हूँ। क्योंकि जब आप एक महिला को एम्पावर करते हो, तो वो बहुत सारे लोगों को एम्पावर करती है। तो हमारी एब्सोल्युटली। कंपनी में हम लोग हमेशा जो भी मैन पावर हायर करते हैं, वी मेक श्योर कि वो गाँव प्रेफ़रेंशियली, दूसरी चीज़ लेडीज़ हों, तीसरी चीज़ जो घर से बाहर नहीं जा सकती किसी भी कारण से, हम उन महिलाओं को प्रेफ़रेंस देते हैं ताकि वो घर से काम कर सकें। और अगर इकोनॉमिक साइड उसकी बोलूँ तो ये है कि कोई भी कंट्री तभी आगे जाता है जब उसकी महिलाएँ आगे जाती हैं। चाहे यूएस देख लो, चाहे ब्रिटेन देख लो, चाहे फ्रांस देख लो, चाहे कोरिया देख लो, चाहे चाइना देख लो। तो हमारे देश में महिलाओं को आगे ले जाना पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी है। अमेज़िंग, अमेज़िंग। और आपकी ये जर्नी में आपकी टीम का क्या रोल है? सर टीम ही सब कुछ है। मैं लोगों को अक्सर बोलता हूँ कि आप जो हो ना, आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी टीम पीछे काम कर रही है। इट इज़ दैट सिंपल। और मैं आपको जी, दूसरा इसका उदाहरण दे देता हूँ कि हमारे फ़ौज में बोलते थे प्लाटून होती है 10 लोगों की, ठीक है? उसको सेक्शन बोलते हैं। तो एक सेक्शन, है ना? आपने 300 मूवीज़ देखी होगी ना? हाँ। देखी है 300? हाँ, हाँ, 300 वो मूवी। 300 लोग कितने सारे लोगों को फेस करते हैं? जी, सवाल ये है दोनों तरफ तो लोग ही थे। हाँ, तो 300 वाले टीम थे और बाकी लोग क्राउड थे।
तो टीम और क्राउड में ये डिफरेंस है। और जी। जिसके पास अच्छी टीम है ना, वो 300 लोग भी ऐसा धमाल करेंगे कि वो 30,000 मिलके नहीं कर पाएंगे। राइट, राइट। और शेखर जी, अगर हम ये बात करें, आप काफ़ी सारी टाइम पे बात करते हो कि पर्पस ड्रिवन बिज़नेस होना चाहिए, राइट? हाँ, वो तो आपने मेरे दिल की बात छेड़ दी। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर कोई फाउंडर है, राइट? हुँ। या एंटरप्रेन्योर है, उसको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? ग्रोथ या पर्पस? या मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूँ तो पैसा या पर्पस? पर्पस पे करना चाहिए मेरे ओपिनियन में। उसका रीज़न आपको बता दूँ। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत पैसे हैं, बट आज वो होटल में रहते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। उनके फैमिली में कोई भी एक आदमी एक-दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहता। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं और जिनके पास कोई अच्छी हेल्थ नहीं है, कोई अच्छे रिलेशंस नहीं है, लोग उनसे मिलना भी नहीं चाहते। उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। बट मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास पर्पस ड्रिवन काम है, उनके पास कोई पैसे नहीं है। वो अगर कहीं से निकलते हैं ना, तो घर से अगर वो चौराहे तक जाते हैं तो 20 लोग उनसे हाय करते हैं। 2 लोग उनको रास्ते में रोक के बोलते हैं और भैया कैसा चल रहा है? उनको बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, उनके साथ 2 गप्पे मारते हैं। और ये दोनों जब एक दिन शमशान की यात्रा करेंगे, उस दिन आपको वाक़ई में पता चल जाएगा दोनों में से किसने क्या कमाया है। क्योंकि ना तो पैसे वाला पैसे ले जाने वाला और ना ही दूसरा वाला पैसे ले जाने वाला। पर जो अमीर शेखर जी, इसमें मेरा एक सवाल ये भी है कि चलो मैं बहुत अच्छे पर्पस के लिए काम कर रहा हूँ, राइट? लेकिन लाइवलीहुड चलाने के लिए तो पैसा चाहिए, राइट? वेरी गुड क्वेश्चन। सो देयर आर अ मॉडल व्हिच इज़ कॉल्ड ओस्लोज़ मॉडल। आपने पढ़ा है उसके बारे में? हायरार्की जी ऑफ नहीं, नीड्स। जी नहीं। है ना? तो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या बोलता है कि देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ नीड्स। पहली बेसिक नीड्स होती हैं, फिर उसके बाद एस्पिरेशनल नीड्स होती हैं, फिर उसके बाद लग्ज़री नीड्स होती हैं, फिर स्पिरिचुअलिटी आती है। करेक्ट? जी, अब क्या है कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, वो पूरा करना आपका दायित्व है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उनसे भाग नहीं सकते। मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू धर्म में तो वो इट्स अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप साधु तभी बन सकते हो जब आप अपनी गृहस्थ जीवन की ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर चुके हो। जी, तो वो करना बिल्कुल ज़रूरी है। लग्ज़री वो आपका हक है। अगर आपको लगता है कि नैतिक तरीके से मैं कमा के कर सकता हूँ, तो वो आपका राइट है। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, कि भैया एफ्लुएंट बनना है मुझे या मुझे कुछ और करना है। तो याद रखो, जब आप एफ्लुएंट या कुछ और बनना चाहते हो, तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन से मतलब है, कंट्रीब्यूशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है पैसा। यानी कि आप लोगों की लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करोगे। जैसे टाटाज़ क्या करते हैं? टाटाज़ पैसा कमाते हैं, बट उनके चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। वो बिज़नेस सोसाइटी से ही लेते हैं और सोसाइटी को ही रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न करते हैं। तो एफ्लुएंट हैं, बिल्कुल हैं। उनके पास भी मर्सिडीज़ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े घर हैं, सब कुछ है। बट उन्होंने अपनी मशीन को सोसाइटी की सेवा के लिए लगा रखा। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके फादर, मैं अब कंपनी का नाम लूँ यहाँ पर तो बुरा होगा, बट आपको बता रहा हूँ, इंडिया का एक बहुत बड़ा बिज़नेस ग्रुप है, वहाँ जॉब करते थे। बेटे ने उस ग्रुप में जाने से मना कर दिया, बिकॉज़ वो केवल पैसे के लिए काम करते हैं। उसने ओके, टाटा को जॉइन किया। ओके, क्यों? क्योंकि उसको वैल्यू ड्रिवन काम करना था। अब आप सोचो, वो टैलेंट है, वो यूएस से पढ़ के आया है और उसने टाटाज़ इसलिए जॉइन नहीं की कि पैकेज ज़्यादा दे रही थी। पैकेज भी कम मिला है वहाँ उसको। बट वो बोला कि आई एम हैप्पी कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, जो कि सोसाइटी के लिए काम करती है। और आपके क्वेश्चन का आंसर कि जीवन चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। जी, आई कैन बेट यू भाई, आप कोई सा भी धंधा कर लो, ईमानदारी से कर लो, पर्पसफुली कर लो, आप कभी भूखे नहीं मरोगे। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, धंधा नहीं चल रहा है, तो मैं हाँ, आपको एक सिंपल सी बोलूँगा कि आपके शहर में 5 जो सबसे बड़े व्यापारी हो, 5 जो सबसे बड़े व्यापारी आप जानते हो, उन पाँचों से जाके वन ऑन वन एक बार मिलना और उनको ये बोलना कि सर, मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है। विल यू गाइड मी? क्या बोलना आप जाके उनसे? विल यू विल यू गाइड मी? विल यू गाइड मी? तो मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, वो 5 में से हो सकता है पाँचों ही हाँ बोल दें, या हो सकता है 3 हाँ बोल दें, या 4 हाँ बोल दें। अमीर लोग कभी आपको मना नहीं करते, दे विल हेल्प यू। प्रॉब्लम ये है, आप में अकड़ है बहुत। हम तो सब जानते हैं। हाँ,
तो आप हम्बल्ड नहीं हो ना, आप वहाँ जाके अगर बोलोगे कि आई नीड हेल्प तो समबडी विल हेल्प यू, राइट? इसका एक क्लासिक एग्जांपल और दे देता हूँ। मेरी जब मैं आर्मी से आया था बाहर, तो टेम्परेरी मैंने 5-6 महीने एक जॉब की थी, क्योंकि जी, फाइनेंशियली क्रंच था। तो मुझसे जब इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि आपको कितनी सैलरी चाहिए? तो मैंने उनसे सिंपल आंसर दिया था कि आप मेरा 1 महीने काम देखो, 1 महीने में आपके यहाँ काम करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उस 1 महीने के बाद आपको लगे तो आप मुझे सैलरी देना, अदरवाइज़ बिल्कुल मत देना। तो मैं आपके ऑडियंस को बोलता हूँ, आप में से कितने लोग जाके कहीं पर भी अपने कस्टमर को ये, अपने एम्प्लॉयर को या अपने कस्टमर को ये बोल सकते हो कि आप 1 महीने मेरा काम देखो, अच्छा लगे तो पैसा देना, अदरवाइज़ मत देना। है आप में गट्स। दैट इज़ समथिंग, ये चीज़ हर कोई नहीं बोल पाता सर। तो ये बोलने के लिए हर किसी को क्या चाहिए? 100% अपने ऊपर फेथ चाहिए, अपने फेथ काम की चाहिए, चाहिए। कॉन्फिडेंस चाहिए, हाँ, और वो आएगा कैसे? काम करने से आएगा। काम करने से। और काम में गलतियाँ तो होंगी ही, और गलतियों से आप सीखोगे। सुपर्ब! सुपर्ब! ये तो बहुत मतलब बहुत डीप हो गया। अ, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शेखर जी कि समझिए आज के जो शेखर जी हैं, ठीक है? वो अगर आर्मी वाले शेखर जी से मिलते, राइट? हुँ, हुँ। तो उनके बीच में सबसे पहला डिसएग्रीमेंट क्या होता? अ, सबसे पहला डिसएग्रीमेंट क्या होता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उम्म, सबसे पहला डिसएग्रीमेंट होता रिलेशंस को लेके। बिकॉज़ एज़ आई टोल्ड यू, मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, है ना? सो समटाइम्स व्हाट हैपन कि आपकी लाइफ़ में ऐसे लोग होते हैं जो आपका यूज़ कर रहे होते हैं, एंड दे प्रिटेंड कि वो आपके लिए अच्छे हैं, वो आपके हित में हैं, आपके साथ हैं, और आप इमोशनल होते हो तो आप क्या करते हो, आपके अंदर गिल्ट होती है कि यार इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ये मेरा सो एंड सो है, ये मेरा सो एंड सो है। वो शेखर के साथ वो प्रॉब्लम थी, बट ये शेखर उसको ये एक्सपीरियंस के साथ बता सकता है कि भाई समय पे लोगों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू विल लीव सम हैंड ओनली देन यू कैन होल्ड सम हैंड। हाँ, ओके। सो आपको कुछ ना कुछ तो पीछे छोड़ना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि इफ यू वांट टू मूव अप, यू नीड टू लाइटन योरसेल्फ, तो आपको बैगेज पीछे छोड़ना पड़ता है, राइट? तो आपको त्याग करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने भी किया, उनको जी, राधा और मैया से बहुत प्रेम था, बट उनको हाँ, मथुरा छोड़नी पड़ी, हाँ, है ना? भगवान गौतम बुद्ध ने भी किया, भगवान राम ने भी किया। जी। तो जब भगवान को त्याग करना पड़ा, फिर आप और हमको क्या लगता है? हाँ, आप और हम तो फिर भी इंसान ही हैं। तो हमको तो करना ही पड़ेगा यार। जी। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और एंटरप्रेन्योर आप बिल्कुल मत बनो भैया, अगर आप त्याग नहीं कर सकते, आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते ना, डोंट बिकम अ एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ये यात्रा ही त्याग की है। जितनी बड़ा सैक्रिफाइस, उतनी बड़ी विक्ट्री। राइट, अमेजिंग, अमेजिंग। और एक एक थोड़ा-सा पर्सनल सवाल पूछूँगा शेखर जी, सिंस आप सेना में थे, ठीक हुँ, है? हुँ। सो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग इस चीज़ से इंट्रिग होते हैं। आपने कौन-कौन से टाइप के वेपन्स चलाए हैं या यूज़ किए हैं? ऑलमोस्ट सभी, जो आप देखते हो, ऑलमोस्ट सभी जी, मैंने चलाए हैं, ऑलमोस्ट। जी। ए एक चीज़ रह गई जो मैं चाहता था, वो था नेवी शिप और फाइटर प्लेन। नेवी शिप और फाइटर प्लेन एक्चुअली, तो मैं फाइटर पायलट तो था नहीं, तो मुझे जी, अलाउड नहीं, और नेवी शिप पे मैं कभी जा नहीं पाया। बाकी आप और जितने वेपन जानते हो ऑलमोस्ट सब चलाए हैं। क्या आपने टैंक भी चलाया है? हाँ, टैंक एक्चुअली क्या होता है, टैंक टैंक ड्राइवर चलाता है। जी, तो टैंक मैंने चलाया है, बट कहाँ चलाया है? अनऑफ़िशियली रेगिस्तान में। ओके, ओके। हाँ, तो तो वो उसका अनऑफ़िशियल सब चलाया है। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा हुआ? मतलब इमेजिन योरसेल्फ सिटिंग इन अ टैंक एंड ड्राइविंग इट अराउंड, क्या एक्सपीरियंस था उसका? वो क्या होता है, देखो फ़ैसिनेटिंग होती है वो चीज़ें। जी, ऑनेस्टली जी। बोलूँ, जब आप फर्स्ट बहुत टाइम ज़्यादा कहीं, फ़ैसिनेटिंग है, हाँ। बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग होती है, तो और उसमें हमारे हमारे सिविलियंस के लिए तो ये एक क्या कहना चाहिए, प्रिविलेज है। इट इट इज़ अ फिक्शन स्टोरी, राइट? कि मैं टैंक पिक्चर्स। चला रहा हूँ वगैरह। तो देखो, सबसे पहला तो वो लोहे का चेम्बर होता है, भट्टी बोलते हैं हम उसको। अच्छा, आपको यहाँ से लगता है बहुत मज़ा आता है, बट वो हाँ, जब बाड़मेर, जैसलमेर के रेगिस्तान में चलता है ना, और बाहर हाँ। टेम्परेचर 40-45 हो, जी, चलती-फिरती भट्टी बन जाती है, ओके।
ठीक है? हाँ, तो वो उतना आनंददायक भी नहीं है जितना आप सोचते हो। सोचते हैं, हाँ। दूसरी चीज़ उसको चलाने का एक्सपीरियंस नो डाउट बहुत पावरफुल है। इट्स अ वेरी पावरफुल मशीन, मतलब थ्रिल कर देती है वो, आपके एड्रेनलिन का जो रश है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है। और यहाँ तो वो बहुत स्लो चलते हैं, बट रेगिस्तान में वो चलते हैं 70-80 की स्पीड में। अब आपने कभी एक टैंक को 70-80 की स्पीड में चलते नहीं देखा होगा ना? नहीं, ल नहीं। नहीं हाँ, सर। जब आप एक टैंक को 70-80 की स्पीड में चलते देखोगे ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे, क्योंकि जब वो चलता है उसकी जो मशीन की आवाज़ होती है, जी, और जो उसके उसी बीच में कभी-कभी आपको बहुत शार्प टर्न लेने पड़ते हैं। तो कई बार टैंक्स को एकदम से, जैसे गाड़ियों में आपने देखा ना यू टर्न ले लेते हैं, उस तरह हाँ। से यू टर्न्स ले लेते हैं, बैटल ग्राउंड में भी। वो एक अमेज़िंग एक्सपीरियंस है। आपको कभी मौका मिले तो आप बुधवाल हेड एक जगह है, वहाँ जाइएगा, वहाँ आपको ये एक्सरसाइज़ होती है, देखने को मिलेगा आपको। ज़रूर, ज़रूर, मैं ज़रूर जाऊँगा और मैं इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करूँगा। और शेखर जी, एक सवाल ये भी है आपसे कि आपका पॉडकास्ट है, राइट? और फाइनेंस वाला करके आपका यूट्यूब का चैनल है, राइट? शेखर फाइनेंस वाला। जी, शेखर फाइनेंस वाला। सो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये चैनल की शुरुआत कैसे हुई? क्यों हुई? क्या कर रहे हैं आप देखिए ये यार, चैनल में? बात बहुत सिंपल सी थी। मैं जब क्या है बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था, तो मैं हमारी लाइन में एक प्रॉब्लम मैं बता दूँ। बीइंग अ फाइनेंसर, जो हम जिस लाइन में आते हैं फाइनेंस लाइन के, उसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि मैं यूट्यूब के ऊपर जब कंटेंट देख रहा था, तो मैं ये देखता था कि हमारी लाइन के कोई आदमी नहीं बना रहे हैं। वो थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन बना रहे हैं। जब मैं उनके बैकग्राउंड में जाता था तो पता चलता था उन्होंने कोई काम नहीं किया उस पे। सो मुझे लगा कि यार एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, मैं वन ऑन वन कितने लोगों की हेल्प कर लूँगा? वन हाँ, ऑन वन कितने लोगों को एजुकेट कर लूँगा? तीसरा चैलेंज क्या था जो सबसे बड़ा था, मेरे पास बहुत सारे अच्छी स्टोरीज़ हैं जिन्हें मुझे शेयर करना चाहिए। बिकॉज़ अच्छे लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वो अच्छी चीज़ अपने तक रखते हैं, और बुरे लोगों की चीज़ क्या है, वो फैलाते हैं। जैसे ड्रग्स का जो काम कर रहा होगा ना, वो उसको पूरा शहर जानता होगा। बट अच्छे काम जो कर रहे हैं उनको बहुत कम लोग जानते हैं, उनके पड़ोसी भी नहीं जानते। तो मैंने ये चीज़ बोली कि यार अच्छे लोगों की प्रॉब्लम है कि वो अच्छे काम को फैलाते नहीं है। तो अच्छे काम को फैलाओ, तो वो बढ़ेगा। आप बुरे को फैलाओगे तो वो बढ़ेगा। सो आई डिसाइडेड कि यार हमारी इंडस्ट्री की जो अच्छी चीज़ें हैं, जी, तो मैंने उस पॉडकास्ट पे हमारे देश के जितने भी फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई अभी, तो मैंने उस भी सीखी उनसे। फिर मैंने एक-एक को ढूँढना शुरू किया, ढूँढता गया, ढूँढता गया, ढूँढता गया। फिर उनको मैंने अपने शो के ऊपर एज़ अ गेस्ट बुलाना शुरू किया। तो फिर मुझे समझ में आया कि यार देयर आर अ यूनिवर्स, और हम लोग तो ये सोचते थे कि धरती ही है सब कुछ। तो बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ऐसे ही बहुत सारे मेथड्स हैं, फंड रेजिंग के मेथड्स हैं, फंडिंग के मेथड्स हैं, एग्जिट के, एंट्री के, मतलब दिस इज़ अ होल यूनिवर्स। वो मेरे लिए खुल गया, तो फिर मैंने कहा यार अब इसको पूरी दुनिया के लिए खोल देते हैं अपन। सो मैं आपके व्यूअर्स से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करो ही करो। साथ ही साथ इसको शेयर करो। रीज़न ये है कि इस देश में बहुत सारी अच्छी ब्यूटीफुल स्टोरीज़ हैं, जो कि छोटे-छोटे शहरों में हैं, जिनको सुनाया जाना और सुनना बहुत ज़रूरी है। और हम चाहेंगे कि पीयूष ठक्कर जी के साथ हम लोग इस देश के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट करें यहाँ पर, बिकॉज़ इस देश को अब ज़रूरत है बहुत सारे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की।